सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जो कि चैप्टर नंबर 1 हमारा था सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 4 लेक्चर देख लिया था। उसमें बहुत सारी बातें हम लोगों ने किया था, जिसमें से सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को देखा, फिर टाइप ऑफ सॉल्यूशन को देखा, फिर आगे बढ़ते हुए कंसंट्रेशन टर्म्स को देख लिए, फिर हम लोग यहाँ पे आगे हेनरीज लॉ, सॉल्युबिलिटी, फिर रॉल्ट्स लॉ को अच्छे तरीके से उनमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को भी देख लिया था। फिर हम लोगों ने एजियोट्रोपिक मिक्सर वगैरह देख लिया था। फिर हम लोगों ने आगे बात किया था कि हम लोग बात करने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो उसी की आज हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से डिटेल वे में, मैंने कहा था कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला सेशन रहेगा वो एक ही मतलब वीडियो में रहेगा, वो कंप्लीट रहेगा। चारों का चारों जो भी यहाँ पे देख सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसा कि आपको 4 है, अभी हम सारा चीज़ एक्सप्लेन यहाँ पे करेंगे। तो वो सारा का सारा एक ही वीडियो में आज के वीडियो में होने वाला है। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी को ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप एक ही वीडियो में अच्छे तरीके से लास्ट तक देखिएगा, तभी अच्छे तरीके से सारा चीज़ समझ में आने वाला है। तो एक ही वीडियो में सारा होगा, तो ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे तरीके से हम लोग देखते हुए चलेंगे, न्यूमेरिकल्स भी साथ के साथ देखेंगे। ठीक है, और किस तरीके से हम लोग जो है इसको आगे प्रोसीड करेंगे, वो सारा चीज़ यहाँ पे आप लोग जब इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। वो चाहे किसी भी टॉपिक से यहाँ पे हो, मतलब ये 4 जो है, ये चारों टॉपिक में से किसी से भी आपका है, सभी से यहाँ पे हम लोग जो है डिटेल वे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। ज़्यादा से ज़्यादा बस इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरीके से जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं अच्छे तरीके से आप लोग देखते हुए चलेंगे शुरू से अंत तक। तो फिर सॉल्यूशन चैप्टर बहुत ही जल्द हम लोग कंप्लीट करेंगे, और फिर जब आप कंप्लीटली देखोगे तो आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं रहेगा। और यहाँ से ही जो है क्वेश्चंस आपको, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि इस चैप्टर से जो है 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लेते हैं। यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारा होता क्या है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, सारा चीज़ यहाँ पे लिख भी दिए हैं अच्छे तरीके से। आप चाहे तो अपने नोटबुक में नोट करते जा सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है, अच्छे तरीके से समझते हुए। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारा क्या होता है, कहता है द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो होता है सॉल्यूशन का एक प्रॉपर्टी होता है विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। जो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट का जो है नंबर उस पर डिपेंड करता है, बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। नेचर पे कहीं भी इसका डिपेंडेंसी देखने को नहीं मिलता है कि किस तरह का इसका नेचर है, उस पर डिपेंड नहीं करता। जबकि कहाँ पे डिपेंड करता है, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल उसमें कितना है उस पर डिपेंड करता है। और उसी को हम लोग जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। सीधा सिंपल सा डेफिनेशन है कि वैसा प्रॉपर्टी है जिसमें सिर्फ वो क्या करता है, सॉल्यूशन का नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे वो डिपेंड करता है, लेकिन किस पे नहीं करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ से मेन आपका पॉइंट जो है निकलता है, उसी को हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। बस इतना सा ही है। अगर आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक पॉइंट से यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो या तो आपको सीधा सिंपल बोल दिया जाए कि डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड देयर टाइप्स, ये भी बोला जा सकता है। तो अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करने बोले तो सीधा सिंपल ये लाइन यहाँ से उठाइएगा और सीधा सिंपल यहाँ तक लिख देना है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आर कॉल्ड एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर आगे यहाँ पे देखेंगे हम लोग, आगे यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमारे पास कितने तरह का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, तो यहाँ पे सारा लिखा गया, आप लोग देख सकते हैं चारों यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन यहाँ पे लिखा गया बेसिकली। फर्स्ट आपका होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये फर्स्ट आपका होता है। सेकेंड आपका होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फिर थर्ड आपका होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ आपका होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन कौन सा होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट आपका होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन सभी को हम लोग डिटेल वे में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, कहीं भी किसी तरीके का डाउट आपको नहीं रहेगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसका टाइप देख लिया। अब हम लोग जो है फर्स्ट यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो हमारा क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नाम से यहाँ पे पता चला कि कहीं ना कहीं उसका वेपर प्रेशर को लोअर किया जा रहा है। ठीक है, अब कितना लोअर किया जा रहा है उसी का रिलेटिव वहाँ पे बताया जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे फर्स्ट हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं। इसको मैंने यहाँ पे जो आपका रॉल्ट्स लॉ पढ़ा है उस पर ये चीज़ अच्छे तरीके से वहाँ पे बताया भी था। ठीक है, तो उसको और अच्छे ढंग से यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका एक्सप्रेशन भी कभी कभी जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और न्यूमेरिकल्स तो यहाँ पे जो भी आपका टर्म दिया गया है, ये चारों में से
चारों में से यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं, चाहे वो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से पूछ लिया जा सके, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से पूछ लिया जा सके, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर, कहीं से भी आपको जो है न्यूमेरिकल एक डाल दिया जा सकता है। और जनरली ये जो है यहाँ से ये जो टॉपिक आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो आपका लॉन्ग जो क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके 5 मार्क्स तक के लगभग पूछे जाते हैं, तो उनमें ये जो है देखने को मिल जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन सीधा सिंपल जो आपका न्यूमेरिकल बेसिकली पूछा जाता है या फिर एक्सप्रेशन आपको डिफाइन करने वहाँ पे बोल दिया जा सकता है। तो यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है बनता है, तो अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान रखते हुए चलिए, ठीक है, एक ही बार में यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा तो कभी दिक्कत नहीं होगा। तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है इसको हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ बात लिखा गया, बस बातों को जितना मैं बताते जा रहा हूँ सारा चीज़ आप लोग नोट डाउन करते जाइए, अच्छे तरीके से समझते जाइए, फॉर्मूला याद रखिए। यहाँ से डायरेक्ट जो है आपको सिर्फ न्यूमेरिकल ज़्यादातर देखने को मिल जाता है। बाकी यदि कभी अगर मन किया तो यहाँ से अगर कुछ पूछ दे जैसे कि डिफाइन करें तो वहाँ से आप उसको कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक, वैसा सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल, जो मतलब वेपोराइज नहीं हो रहा है, जो मतलब क्या है वाष्प नहीं बना रहा है, कह सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, वेपर नहीं फॉर्म कर रहा है। तो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट कोई भी हम लोग लिख सकते हैं, जनरल हम लोग देखे थे कि वाटर हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्वेंट में जो आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हम लोग ऐड करते हैं, इट्स वेपर प्रेशर गेट्स लोअर्ड, तब उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि उसमें जब सॉलिड पार्टिकल जो नॉन वोलेटाइल वाला है तो वो तो वहाँ से वो वेपोराइज तो होगा नहीं, जिस कारण से उसका जो है क्या करता है, वेपर प्रेशर को नीचे गिरा देता है, मतलब लोअर कर देता है। वही चीज़ लिखा है फिर आगे कि द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो सीधा सिंपल यहाँ पर बात लिखा गया कि जो इसको जो है हम लोग RLVP भी कहते हैं, ठीक है, RLVP भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो जो आपका RLVP है कुछ इस तरीके से अच्छे से लिख देते हैं, RLVP रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आपका जो RLVP है तो वही लिखा है कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, कैसा सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन कैसा कंटेन कर रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। वो किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ टर्म है कुछ इस तरीके से, दैट इज यहाँ पे ये मैंने जो आपका रॉल्ड्स लॉ से ही यहाँ पे हम लोगों ने ये जो है अच्छे तरीके से डिफाइन किया था, तो आप लोग पीछे देखे होंगे अच्छे तरीके से। तो इसमें जो होता है जब भी यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है तो वो मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। मतलब ये जो यहाँ पे इक्वेशन, ये जो PA0 माइनस PS अपॉन में PA0 आपको दिखा रहा है वो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आगे यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया है, तो इसको अभी डिफाइन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये आपका जो RLVP को डिनोट करता है वो किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे लिख दिए, इसको इस तरीके से काई बी या फिर XB इसको मान के चलते हैं इस तरीके से, इसको हम लोगों ने इक्वेशन यहाँ पे 1 मान लिया। अब यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया, देख लीजिए किस किस टर्म को क्या कहते हैं, तब और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए वही लिखें कि वेयर, जहाँ पे ये जो टर्म था अभी यहाँ पे बताएं वो होता है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP होता है। वहीं पे XB आपका जो होता है काई बी भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कहते हैं। नाम यहाँ पे देखते चलिएगा, यहाँ पे ये जो टर्म्स होते हैं इसमें मेजर आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट यदि आपने अच्छे तरीके से पता कर लिया फिर आपका जो है न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से होता हुआ चला जाएगा। नहीं तो फिर यदि आप आइडेंटिफाई करने में कहीं भी गड़बड़ाते हैं तब फिर न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत हो सकता है। तो जो जो टर्म यहाँ पे लिखा गया वो देख लीजिए, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये टर्म बताता है, काई बी या फिर XB आपका जो मोल फ्रैक्शन किसका है, सॉल्यूट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी आपका NCERT में दिया गया है तो उसमें आपका बेसिकली 1 2 करके में भी दिया हो, तो यहाँ पे हम लोगों ने A और B करके लिखा। तो जहाँ भी मैं B का बात करूँगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे XB है तो B का जहाँ पे बात मैं कर रहा हूँ मतलब वो सॉल्यूट को डिनोट करेगा। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था। तो B को हम लोग जो है सॉल्यूट लेके चलेंगे और A को जो हमारा है वो हम लोग प्योर सॉल्वेंट के रूप में लिखेंगे। सारा चीज़ लिखा गया देख सकते हैं। ये अगर मेरा यहाँ पे जो भी यहाँ पे लेने का तरीका है
ठीक है, जो यहाँ पे नाम लेने का तरीका ए बी, ठीक है, इस तरीके से यदि आप चलते हैं तो फिर आपको कभी गड़बड़ नहीं होगा। फिर एनसीईआरटी के हिसाब से भी आप चल सकते हैं, तो फिर यहाँ और वहाँ मिक्सिंग हो जाएगा। तो एक ही चीज़ आप लेके चल सकते हैं जो कि ए और बी का मैंने लेके चला है। तो एक्स भी जहाँ पर भी है तो बी मतलब वहाँ पे सॉल्यूट का बात किया जा रहा है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं पी ए नोट, यहाँ पे जो पी ए नोट है इसका मतलब भी क्या है, ये चीज़ बताया जा रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब पी नोट जहाँ पे दिख गया, एनसीईआरटी में तो आपका सीधा सिंपल पी नोट दिया गया, लेकिन मैंने उसको पी नोट ए मान के चला है। मतलब पी नोट ए माने हैं तो इसका मतलब सॉल्वेंट ए का बात किया जा रहा है, ठीक है। एक सॉल्वेंट ए के लिखिए, अगर कोई भी अदर सॉल्वेंट आ जाता है तो उसको कुछ हम लोग अलग मान सकते हैं, जैसे कि बी तो हम लोगों ने सॉल्यूट को मान लिया है, ये जो है प्योर सॉल्वेंट ए आ गया। अब यहाँ पर मान सकते हैं कि सी यदि है तो प्योर सॉल्वेंट सी हो जाएगा, क्योंकि बी तो हम लोगों ने सॉल्यूट के लिए यूज कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सिंपल आपका एनसीईआरटी में पी नोट दिया गया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सॉल्वेंट का टाइप्स बढ़ सकता है, ठीक है, एक से ज़्यादा सॉल्वेंट हो सकते हैं, तो उस कारण वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे जो दिया गया एनसीईआरटी में पी नोट दिया गया। तो हमने यहाँ पे जो है पी नोट ए लिया है, तो पी नोट ए हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, तो ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए का बात किया गया। वहीं पे पीएस का बात किया जाए तो पीएस देख सकते हैं जो भी यहाँ पे टर्म है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ पे दिया है। कब, जब यहाँ पे सॉल्यूशन हमारा कब बनता है, जब उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स हो जाता है, तो सॉल्यूट तो हमारा यहाँ पे नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, तो वहाँ पे उसका जो है सॉल्यूशन का बात किया गया है। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 को जो हम लोग एक्सपेंड करेंगे, इक्वेशन 1 इज आल्सो एक्सपेंडेड एज, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन एक्स भी था, तो उसको जब तोड़ दिए तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल वन कंपोनेंट का अपन में टोटल कंपोनेंट जो भी है, तो एक्स भी यहाँ पे कब बना होगा, जब एन बी और अपन में यहाँ पे एन ए प्लस एन बी, ये तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का ही फॉर्मूला है, इसको तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका जो एक्सपेंड जब हम लोग किए तो इस तरीके से आगे इसको हम लोगों ने इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन एन बी इज मच लेस देन एन ए, हैंस एन बी नेग्लेक्टिंग एन बी इन द डिनोमिनेटर वी गेट। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन लिया है उसमें ये जो टर्म है एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी, तो इसमें ये जो एन बी का वैल्यू है वो एन ए से बहुत ही कम होता है, जिस कारण से हम लोग उसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो एन ए हमारा क्या था, सॉल्वेंट था, तो वैसे भी हम लोग जानते हैं कि सॉल्वेंट की मात्रा तो वैसे भी ज़्यादा होता है। एन बी हमारा सॉल्यूट था, तो सॉल्यूट का मतलब मात्रा कम होता है, लेकिन यहाँ पे इतना कम दिखाया गया कि उसको हम लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब सॉल्वेंट के कंपैरिजन में तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जिस कारण से यदि हम लोग उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो मान लीजिए ये तो एन बी ऊपर ये चीज़ रहेगा, डिनोमिनेटर का यहाँ पे हम लोग बात किया, मतलब नीचे में जो भी टर्म होगा उसमें, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा क्या, जहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्सिंग रहे वहीं पे तो हम लोग डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो उस कारण से एन ए प्लस एन बी अब जो था वो सिर्फ और सिर्फ एन ए बन जाएगा, क्योंकि एन बी का वैल्यू हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए, उसको 0 कर दिए, ठीक है, नेग्लेक्ट करने उसको हटा दिए हैं। तो एन बी अपॉन में एन ए इस कारण से यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे इसका जो एन बी का वैल्यू है वो बहुत ही कम है, किससे, एन ए से, जिस कारण से उसको हम लोगों ने नेग्लेक्ट किया। तो यही सारा चीज़ यहाँ पे कभी कभी न्यूमेरिकल्स में भी देखने को मिलता है, जो कि हम लोगों ने पिछले न्यूमेरिकल एक देखा था हेनरीज लॉ में, वहाँ भी हम लोगों ने डिनोमिनेटर में किया था, ठीक है, लोअर किया था, मतलब नेग्लेक्ट किया था। तो यही कॉन्सेप्ट के कारण वहाँ पे वो चीज़ होता है। अब यहाँ पे क्या किए कि यहाँ पे एन बी अपॉन एन ए इसको और एक्सपेंड किए, तो एन बी हमारा नंबर ऑफ मोल को दिखाता है और नंबर ऑफ मोल हमारा क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास होता है। तो जिस कारण से इसको जब और आगे एक्सपेंड किए तो हमारा यहाँ पे आ गया पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन में पी ए नोट, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। कैसे किए, बहुत सारे लोग को होगा कि कैसे किए, तो ऊपर में एन बी है तो उसको ऊपर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी लिख सकते हैं, ठीक है, और नीचे में एन ए है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिखेंगे डब्ल्यू ए और अपॉन में एम ए, ठीक है। जब इसको यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो फिर यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगा। तो वही चीज़ वहाँ पे अरेंज जब किए तो उसको ऊपर वाला जो था डब्ल्यू बी अपॉन एम बी ए रह गया और इधर वाला चला गया, ये तो आपको पता ही होगा अब। तो इसको हम लोगों ने इक्वेशन 3 माना है, ठीक है। तो यहाँ पे वही 1, 2 और 3 यहाँ पे इक्वेशन टाइप का यहाँ पे मान दिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो हम लोगों का यहाँ पे जो फाइनल आया इसको अच्छे तरीके से हम लोग दिखा देते हैं। ये जो आपका यहाँ पे आया यही हम लोगों का फाइनल यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए कि दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फ्रॉम विच वी अल्सो कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ से हम लोग मोलर मास सॉल्यूट का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे अब ये सारा फॉर्मूला के रूप में यहाँ पे है, एक ये आप लोग याद रख लीजिएगा जो जो यहाँ पे बता दे रहे हैं, फिर यहाँ पे एक ए याद रख लीजिएगा,
फिर आगे अगर चलें तो एक ये याद रख लीजिएगा। तो ये 2-3 यहाँ पे इससे है रिलेटेड फॉर्मूला, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से जो है न्यूमेरिकल्स बनाने में आसानी होगा। अब यहाँ पे एक देख लीजिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, उसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या पूछा गया है। तो न्यूमेरिकल यहाँ पे साथ के साथ हम लोग देखते जाएंगे, उससे हमारा क्या वो कॉन्सेप्ट जो है बिल्डअप हो जाएगा अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे इसको हम लोग देखेंगे, कहता था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज इतना बार, 0.850 बार। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे इसका दिया है, क्या दिया है, हाँ यहाँ पे वेपर प्रेशर इसका दिया है। फिर आगे और भी चीज़ यहाँ पे लिखा गया कि अ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम व्हेन एडेड टू इतना ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, जिसका यहाँ पे मोलर मास भी दिया गया, मोलर मास 78 ग्राम पर मोल, किसका, बेंजीन का। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे बोला है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, देन यहाँ पे आगे यहाँ पे देन लिख दिया गया है, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज इतना बार। ठीक है, मतलब इतना यहाँ पे बार जो है वेपर प्रेशर का हो जाता है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सबस्टांस, तो यहाँ पे सॉलिड सबस्टांस का सीधा सिंपल मोलर मास बोला गया। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्रेशन देखा था कि मोलर मास इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत सारा बात दिया गया है, तो इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, तो इसीलिए वहाँ पे सारा चीज़ मैंने बताया था कि कौन किसको कौन सा टर्म को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे वही है कि वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का, प्योर बेंजीन कैसा काम करेगा, सॉल्वेंट के रूप में, मतलब प्योर सॉल्वेंट का यहाँ पे बात किया जा रहा है। मतलब P0A का यहाँ पे हम लोग ये जो है हम लोगों को वैल्यू दे दिया कितना, 0.850 बार। ये हम लोगों को कैसे पता चला, क्योंकि वहाँ पे लिखा है प्योर, और प्योर सॉल्वेंट का हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, P0A से उसको डिनोट यहाँ पे कर रहे हैं। तो वेपर प्रेशर P0 मतलब P0A का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे पता चल गया। फिर बोला कि अ नॉन वोलाटाइल, अब यहाँ पे नॉन वोलाटाइल किसका बात किया जाएगा, एक बार सॉल्वेंट तो हो चुका है, अब सॉलिड का ही बात होगा। तो नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग इतना ग्राम, मतलब इसका यहाँ पे वेट जो है दिया गया है। व्हेन एडेड टू इतना ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब यहाँ पे जो हम लोगों का सॉल्यूट का अगर बात करें, ये जो वेट है, ठीक है, वेट हम लोगों को पता चल गया 0.5 ग्राम, और साथ के साथ हम लोगों को वेट जो है यहाँ पे WA का भी पता चल गया, वो जो कि है 39.0 ग्राम। फिर यहाँ पे जिसका मोलर मास होता है 78 ग्राम, मतलब WA का यदि हम लोगों को पता चल गया 39 ग्राम है, तो इसका MA भी यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया गया, 78 दिया है। मतलब कहीं ना कहीं MB हम लोगों को निकालने बोला जा रहा है। तो देखिए यहीं पे सारा खेल यहाँ पे हो गया। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज इतना। ठीक है, जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड किया गया तब जाके वेपर प्रेशर हम लोग को इतना, मतलब PS का भी वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, पहले हम लोग को प्योर सॉल्वेंट का इतना था, P0A का वैल्यू कितना था, 0.850 बार। अब यहाँ पे क्या किया गया कि नॉन वोलाटाइल जो सॉलिड था, जो जिसका मास यहाँ पे दिया गया 0.5 ग्राम था, उसको बेंजीन में यहाँ पे डाल दिया। कितना ग्राम बेंजीन में, 39.0 ग्राम बेंजीन में, तब जाके वेपर प्रेशर उसका सॉल्यूशन का निकला, जो कि यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन यहाँ से भी पता चल जा रहा है। तो बहुत सारा लॉजिक है, इस तरीके से आप कीजिएगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो इसका क्या हो गया, 0.845 बार इसका आ गया। अब हम लोगों को सीधा सिंपल पूछा है कि मोलर मास सॉलिड सबस्टांस का क्या होगा, मतलब सॉलिड सबस्टांस हमारा कौन सा, हाँ सॉल्यूट था। तो सॉल्यूट को हम लोग किसको माने थे, B को माने थे, मतलब कहीं ना कहीं हमको MB का वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो कि MB कुछ इस तरीके से, P0A दिया है, PS दिया है, P0A तो वही चीज़ है, ये दिया ये दिया ये दिया। अब हम लोग MB आसानी से निकाल सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देख लीजिए सारा चीज़ सबसे पहले हम लोगों ने लिख दिया, गिवन दैट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन P0A, वही यहाँ पे देख लीजिए 0.850 बार यहाँ पे आ गया। मास ऑफ सॉल्यूट जिसको WB से कर रहे हैं 0.5 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट WA से 39 ग्राम, फिर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि MA, WA भी दिया है, MA भी दिया है, इसका 78 ग्राम पर मोल आ गया। अब यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो कि PS का है, वो भी वैल्यू हम लोग को दिया है, कहाँ दिया है देख लीजिए यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, सारा चीज़ हम लोगों को वैल्यू पता यहाँ पे चल गया, तो जिस कारण से अब हम लोग RLVP का लगाएंगे कॉन्सेप्ट, और यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। तो वही चीज़ लिखा गया अकॉर्डिंग टू RLVP के अनुसार। ये हम लोग वही फॉर्मूला यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे सारा वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया। PA0 का वैल्यू 0.850 बार हो गया, PS का वैल्यू यहाँ पे 0.845 बार हो गया, फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से वही हो गया WB का वैल्यू, फिर MA का वैल्यू, इसका वैल्यू। अब यहाँ पे जो जो चीज़ कटेगा उसको हम लोगों ने काट दिया। ठीक है, ये पूरा का पूरा जब टर्म हम लोग निकालेंगे तो इतना आ जाएगा, तो यहाँ से बार टू बार कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ग्राम कैंसिल हो जाएगा।
कहीं भी कोई भी सा भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको कर दें तो ग्राम पर मोल में तो लास्ट हम लोगों को आंसर लाना ही है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे मोलर मास कैलकुलेट करने बोला है। तो वही चीज़ है, जब इसको यहाँ पे कैलकुलेट किए तो इसका वैल्यू आ गया 39 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे क्या किए कि 39 कुछ इस तरीके से यहाँ पे ग्राम से ग्राम एक कट गया था, तो 39 ग्राम यहाँ पे पर मोल इस तरीके से आ जाएगा, इधर बार से बार कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है इसका वैल्यू और कुछ इस तरीके से। अब तो यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म है, आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, इससे जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो इसका आ जाएगा 0.005 MB आ जाएगा। और ओवरऑल जब इसको जो भी चीज़ यहाँ पे बचेगा, जैसे कि क्या क्या बचेगा, मान लीजिए इससे हम लोगों को MB से कर दिए तो 0.05 MB ये चीज़ इधर आ गया, इसको इधर 39 से किए, फिर ये सारा का सारा जब कैलकुलेशन किए तो इसका ओवरऑल वैल्यू हम लोग को आ गया 0.850 ग्राम पर मोल। इसको आप आसानी से खुद से भी कैलकुलेट करके एक बार मैच कर सकते हैं कि इतना आ रहा है या नहीं, बाकी ये तो सही ही है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से MB का वैल्यू अब यहाँ पे निकालेंगे। तो MB का जो वैल्यू निकालने के लिए ये हमारा जो 0.005 है वो चला जाएगा नीचे कुछ इस तरीके से, तब जाके हम लोगों का यहाँ पे ओवरऑल जो इसका वैल्यू आ जाएगा 170 ग्राम पर मोल आ जाएगा। इसको अच्छे तरीके से दिखा देते हैं। तो MB हम लोगों को कैलकुलेट करना था, तो MB हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। वही चीज़ लिख दिया गया है कि हैंस द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस इज 170 ग्राम पर मोल। तो आपको एग्जामिनेशन में इसी तरीके से आपका जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ है, पहले क्या क्या टर्म दिया है, क्या हमको निकालना है, वो चीज़ ऊपर लिखना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें वो चीज़ लिखना पड़ेगा, फिर सारा वैल्यू हम लोगों ने लिख दिया, यहाँ से आंसर आ जाएगा। और लास्ट में आप लोगों को हैंस करके इस तरीके से डिनोट कीजिएगा, तो एग्जामिनर अच्छे तरीके से खुश हो जाएगा और आपको नंबर मिलेगा फुल में फुल। ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज़ था यहाँ पे, बस ये फॉर्मूला यदि याद रह जाता है सारा, आपको जो भी क्वेश्चन में जो टर्म दिया गया है सॉल्वेंट और सॉल्यूट अगर आप निकाल लेते हैं, क्या क्या इसमें ज़रूरत पड़ेगा ये चीज़ हम लोग जानते हैं। मोलर मास का ज़रूरत पड़ेगा, सॉल्वेंट का भी पड़ेगा, सॉल्यूट का भी पड़ेगा, फिर सॉल्यूशन के बारे में दिया गया तो PS का हम लोग वहाँ से पता कर सकते हैं। तो ओवरऑल यदि यहाँ हम लोग देखें तो किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी आपको सॉल्यूशन के बारे में पूछा जा सकता है कि कितना सॉल्यूशन वहाँ पे बनेगा, कभी कभी आपको मोलर मास पूछा जा सकता है, किसी का भी सॉल्यूट का हो या फिर सॉल्वेंट का हो। फिर कभी कभी आपको जो है रिलेटिव लोअरिंग के इस कॉन्सेप्ट से आपको क्या पूछा जा सकता है, सॉल्वेंट जो प्योर सॉल्वेंट क्या है, मतलब जो भी टर्म आपके पास है वो कहीं से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग जो है अप्लाई करेंगे। तो एक क्वेश्चन और यहाँ पे मैंने लिया है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो है प्रीवियस ईयर में कुछ इस तरीके से जो कि दिया गया था रुड़की 2001 में, तो कुछ इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते थे। अभी तो लेवल थोड़ा बहुत और बढ़ गया, बाकी सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनसे कॉम्पिटिटिव में भी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाता है। बाकी देखिए चीज़ वही हो जाता है, आप वहाँ पे चीज़ों को अगर आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं तो आसानी से आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या पूछा था इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें पूछा था कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर कैसा है, सॉल्वेंट का, तो प्योर सॉल्वेंट, सीधा सिंपल बात यहाँ पे है, सारा टर्म यहीं पे हम लोग अभी पता कर लेंगे। वही बोला कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज इतना मिलीमीटर, इतना मिलीमीटर यहाँ पे है किस पे, 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन में भी चेंज कर सकते हैं, बाकी टेम्परेचर से अभी वैसा कुछ मतलब यहाँ पे नहीं, कहीं भी फॉर्मूला में यूज नहीं होता है। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब किसका बात कर रहा है, हाँ PS का बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या, व्हाट विल द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इतना ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, यूरिया यहाँ पे सॉल्यूट का बात हो गया, 1.5 ग्राम ऑफ यूरिया इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब वेट जो है WB भी आपको दे दिया गया है और यहाँ पे WA भी दे दिया गया है। तो WB अगर हम लोग को दिया तो उसे MB भी निकाल सकते हैं, और WA भी दिया तो वहाँ से भी हम लोग MA निकाल सकते हैं। वाटर का मोलर मास, यूरिया का मोलर मास आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। यूरिया का क्या होता है, NH2CO NH2 बेसिकली इस तरीके से, तो उसका निकालेंगे तो वहाँ से हमारा निकल जाएगा। वाटर का H2 है तो उसका भी हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोगों को PS कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ एक बार आप खुद से कॉपी में देखिएगा, अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को एक बार देखिए कि खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ऊपर मैंने जिस तरीके से बताया उसी तरीके बस यहाँ पे वहाँ पे MB निकाले थे, यहाँ पे PS निकालना है। ठीक है, अच्छे तरीके से एक बार सॉल्व कर लिए, फिर यहाँ पे हम लोग जो है उसका आंसर को देखें, मतलब एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो देख लीजिए कुछ इस तरीके से हम लोगों ने सबसे पहले यही फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे देख लीजिए ये फॉर्मूला आप यहाँ पे एकदम रट ही लीजिए, P0A माइनस PS बटा P0A WB इंटू MA और MB इंटू
W, यहाँ पे कैपिटल M इसको आप लिख सकते हैं, वही चीज़ होगा मोलर मास, क्योंकि यहाँ पे है तो उसको कैपिटल M से लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है हम लोगों को कि वेट जो है हम लोगों को मतलब जो है वेट यहाँ पे WB हम लोग को पता है, WA भी पता है, MA भी पता है, MB भी पता नहीं तो निकाल रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या है कि PS हम लोगों को कैलकुलेट करना है, P नोट A हम लोग को यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है कुछ इस तरीके से 23.62 मिलीमीटर। तो सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, PA का वैल्यू इतना हम लोग पुट कर दिए, मिलीमीटर वो तो वैसे भी कट जाएगा तो वहाँ पे हम लोग 1 हो जाएगा। PS का वैल्यू लगा दिए, यहाँ पे ये चीज़ लगा दिए, यहाँ पे WB का वैल्यू यहाँ पे लगाएं 1.5 ग्राम जो भी था, यहाँ पे इसका मोलर मास 18 ग्राम पर मोल। सब में आप यूनिट चाहे तो लगाते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे मिलीमीटर में है तो लास्ट में कोई दिक्कत नहीं, उसी में आंसर हमारा जो है आ जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका हम लोग MB का वैल्यू 60 यहाँ पे आ जाएगा। MB हमारा कौन था, यूरिया, तो यूरिया का 60 यहाँ पे आ जाएगा। और WA जो हमारा वाटर था उसका यहाँ पे दिया गया 50 ग्राम, देख लीजिए यहाँ पे दिया 50 ग्राम वाटर, इसका 1.5 दिया, ठीक है, इस तरीके से। ओवरऑल जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेशन पार्ट आप देख लीजिए, अगर यहाँ पे इस तरीके से mm रहेगा, ठीक है, यहाँ भी mm रहेगा, ठीक है, mg लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप यूनिट्स आप लगा सकते हैं। तो ओवरऑल आपका जो आंसर जो है कुछ इस तरीके से आएगा, कितना आ जाएगा 23.40 mm, ये आपका आ जाएगा क्या चीज़, इसका सॉल्यूशन का वैल्यू। मतलब यहाँ पे व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोला है, तो क्या हो जाएगा कि 23.40 mm वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इतना हो जाएगा उसका, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे शॉर्टकट में इसको बताएं। देखिए एक तो आपका जो है अगर एग्जामिनेशन में आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा तो इसी टाइप से आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी से आप उसको स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। एक तो आपका ये कंपटीशन लेवल से था तो इसको इसलिए शॉर्टकट में लिखने का हम लोग कोशिश किए हैं। आप जितना शॉर्टकट कीजिएगा वहाँ पे टाइम का मैनेजमेंट आपका होता है तो आप आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये RLVP से कुछ कॉन्सेप्ट था, 2 क्वेश्चन यहाँ पे इसका हम लोग दिए। अब जो है हम लोग जो है नेक्स्ट अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो अच्छे तरीके से इसको भी हम लोग समझेंगे, न्यूमेरिकल्स भी साथ के साथ करेंगे, और चारों यहाँ पे आज इसी वीडियो में हम लोग करेंगे। एक ही वीडियो में आपका सारा काम हो जाएगा। और बार बार मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ, अच्छे तरीके से आप सुनिएगा तो सारा चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा फिर आपका काम हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को स्टार्ट करते हैं और अच्छे तरीके से इसको हम लोग समझते हुए चलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, सेकेंड जो हमारा टर्म है, चलिए यहाँ पे अब हम लोग जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे क्या चीज़ लिखा गया है इसको समझते हुए चलिए बहुत ही अच्छे तरीके से। सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया कि द टेम्परेचर, सबसे पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। मतलब देखिए यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट देखने को मिला, एलिवेट हो गया मतलब इंक्रीज वहाँ पे हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ सबसे पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का बात करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा बेसिकली क्या होता है, थोड़ा टेक्निकल वर्ड यहाँ पे, इसको अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉर्मली आप लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट देखा होगा कि इतना टेम्परेचर पे जो है जब वो बॉयल करने लगे तो बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो इसका मेजर डेफिनेशन है अच्छे तरीके से अगर बात की जाए टेक्निकली, तो यहाँ पे क्या था कि वैसा टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल जब हो जाएगा तभी उसको हम लोग जो है बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो इसको आप अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा अभी से ही कि वेपर प्रेशर लिक्विड का जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उसी को हम लोग जो है उस टेम्परेचर को ही हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे यहाँ पे वही है कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ वोलेटाइल लिक्विड, इसको सॉल्वेंट भी हम लोग बोल सकते हैं। तो वही चीज़ है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हम लोग सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं लगभग वही सारा काम हो रहा है, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का इंक्रीज कर जा रहा है। अभी हम लोगों ने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखा था कि किस तरीके से वेपर प्रेशर का जो है डिक्रीमेंट देखने को मिलता है, कम हो जाता है, ठीक है, मतलब वहाँ पे क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग, लोअर हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग देखें। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन देख लिए, फिर वहाँ पे एक है जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग वोलेटाइल लिक्विड या फिर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का इंक्रीज होने लगता है। ये चीज़ यहाँ पे ये इस तरीके से दूसरा जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है इसमें ये चीज़ कह रहा है। तो इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पे वही लिखा गया है कि लेट TB नॉट बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब यहाँ पे सारा टर्म आप लोग याद रखते हुए चलिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल यहीं से होगा तो इसको आप टर्म को याद रखिएगा तभी सारा काम होगा।
तो यहाँ पे टीबी नॉट हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट हो गया एंड टीबी बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे किसका बात करेंगे, टीबी का बात करेंगे। वहीं पे प्योर सॉल्वेंट का अगर बॉइलिंग पॉइंट का बात करेंगे तो किसका बात करेंगे, हाँ टीबी नॉट का बात करेंगे। द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट, तो इंक्रीज अगर बॉइलिंग पॉइंट में हो रहा है, अगर प्योर सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का है तो उसका है, तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे उसको हम लोग क्या लिखेंगे कि द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग डेल्टा टीबी से हम लोग दिखा सकते हैं, वो किसके बराबर होगा, टीबी माइनस टीबी नॉट, जो भी आपका सॉल्यूशन का होगा और वहाँ पे जो भी उसमें माइनस करेंगे किसको, प्योर सॉल्वेंट का था, तो वहाँ से हम लोगों को इंक्रीज जो है बॉइलिंग पॉइंट का देखने को मिलेगा। उसी को मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है कि इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट, जिसको दैट इज करके हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो यही जो एलिवेशन यहाँ पे इसका देखने को मिल रहा है इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट का, इसी को हम लोग कहेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अच्छे तरीके से समझ में आ गया। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन देखें, फिर देखें कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हम लोग ऐड करते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। जहाँ पे हम लोगों ने आगे यहाँ पे और भी चीज़ लिखे हैं कि प्योर जो आपका सॉल्वेंट उसका बॉइलिंग पॉइंट को टीबी नॉट से डिनोट करेंगे और जो आपका सॉल्यूशन का यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है उसको टीबी से, और जो इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट में हो रहा है दैट इज डेल्टा टीबी, यहाँ से उसको हम लोग इंक्रीमेंट को देखेंगे टीबी माइनस टीबी नॉट, उसी को हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पे इसी के आधार पे यहाँ पे जो एक ग्राफ से आप लोगों को नीचे दिखाया गया है, इसको आप लोग समझिएगा। सारा चीज़ यहाँ पे जो भी टर्म है उसको हम लोग ने ग्राफ से डिनोट कर दिया कि किस तरीके से यहाँ पे बढ़ता है और घटता है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखिए एक ग्राफ है आपको देखने को मिलेगा, जो कि ग्राफ आपका वेपर प्रेशर इधर वाई एक्सिस में लिया गया है और टेम्परेचर इधर लिया गया है एक्स एक्सिस में, जो कि केल्विन में है। और ये आपका कुछ इस तरीके से 1.013 बार हो सकता है या फिर 180 यहाँ पे हम लोग लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, कुछ इस तरीके से एक आप लोगों को सॉल्वेंट यहाँ पे दिख रहा है, एक आपको सॉल्यूशन यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहले सॉल्वेंट रहा होगा, ठीक है, तो सॉल्वेंट को हम लोग सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले क्या था कि सॉल्वेंट कुछ इस तरीके से यहाँ पे था, तो इसका यहाँ पे इस तरीके से आप लोग समझिए, यहाँ पे ये सॉल्वेंट बनाया गया, यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन का कैसे वहाँ पे जो है इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, इंक्रीज कैसे हो रहा है, एक ग्राफ यहाँ पे डिनोट करता है। मान लीजिए ये सॉल्वेंट पहले हमारा कुछ इस तरीके से था, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ से यहाँ पर इसका जो है इस जगह पे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्वेंट का देखने को मिल रहा था। मतलब वहीं पे उसका जो वेपर प्रेशर था वो किसके बराबर था, हाँ यहाँ पे जो एक्सटर्नल आपका जो प्रेशर बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बराबर वहाँ पे उसका आ गया था, तब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का रहा। वहीं पे जैसे ही यहाँ पे उसको ऐड किया गया सॉल्यूशन में, तो कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन का जो है यहाँ पे बढ़ गया, जो कि घसक के देख लीजिए यहाँ पे आ गया, और ये आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन रहा है। यहाँ पे देख लीजिए ये चीज़ यहाँ पे आया और यहाँ पे ये आपका सॉल्यूशन का यहाँ पे बन रहा है इस जगह पे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जो आपका यहाँ पे सॉल्वेंट था तो इससे तो ये आगे बढ़ गया, मतलब कहीं ना कहीं इसका जो है इंक्रीज हो गया क्या, बॉइलिंग पॉइंट। तो वही चीज़ यहाँ पे ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरीके से टीबी नोट यहाँ पे इसका टेम्परेचर को दिखाया गया है, यहाँ पे टीबी इसका दिखाया गया, ठीक है। टीबी टी नोट बी सारा चीज़ अभी ऊपर हम लोगों ने बता ही दिया। तो इस तरीके से कभी कभी जो है ग्राफ आपको पूछा जा सकता है, पहचानने दिया जा सकता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिया जाए, तरह तरह का ग्राफ दे दिया जाए, उसमें बोल दिया जाए कि यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का कौन सा ग्राफ देखने को मिला। बाकी ऐसा तो कम चांस ही होता है, बाकी यहाँ से न्यूमेरिकल ही आपको ज़्यादा चांसेस है आपको पूछा जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये ग्राफ आपका किसका है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का है। इस तरीके से सॉल्वेंट यहाँ पे लिया गया था, तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट आगे यहाँ पे आके चला गया और ये आपका इंक्रीज हो गया, जो कि पहले यहाँ था। यहाँ से इसका जो डेल्टा टीबी का वैल्यू निकाला गया, तो डेल्टा टीबी वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फिर आगे यहाँ पे हम लोग चलेंगे, देख लीजिए आगे और भी बात लिखा गया है, तो कंप्लीट यहाँ पे डेरिवेशन कर रहे हैं हम लोग। फिर आगे लिखा गया कि द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको डेल्टा टीबी हम लोग कह रहे थे, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलेलिटी, ठीक है, मोलेलिटी स्मॉल ए मोला है, मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। मोलेलिटी सॉल्यूट के सॉल्यूशन में उसके बराबर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है कौन, डेल्टा टीबी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो जिस कारण से यहाँ पे देख सकते हैं कि डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा एम के इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया स्मॉल एम, जो कि हमारा मोलेलिटी को दिखा रहा है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन जहाँ पे हट रहा है, तब यहाँ पे डेल्टा टीबी का वैल्यू यहाँ पे निकालना है हम लोग को। इसलिए यहाँ पे के यहाँ पे कांस्टेंट तो आ रहा है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे बी हम लोगों ने लगा दिया, क्योंकि डेल्टा टीबी को यहाँ पे दिखाया गया। तो इसी कारण से यहाँ पे के बी जो है इसका यहाँ पे आ जाता है एक कॉन्स्टेंट, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो वहाँ से कॉन्स्टेंट आ जाता है।
अब आगे देख सकते हैं मोलैलिटी को फिर आगे हम लोग अच्छे तरीके से ये जानते हैं, एम के जगह पे यहाँ पे हम लोगों ने ये सब्सटीट्यूट कर दिया। मोलैलिटी का यहाँ पे हम लोग जानते हैं फॉर्मूला इस तरीके से। फिर यहाँ पे डेल्टा टीबी का वैल्यू ओवरऑल यहाँ पे ये चीज़ आ गया। मतलब यहाँ से हम लोगों का जो फॉर्मूला बनेगा वो एक फार्मूला हमारा यहाँ पे ए बन जाएगा पहला, और ये हमारा हो जाएगा दूसरा। कुछ इस तरीके से यहाँ से लगा देते हैं। तो ये दोनों यहाँ पे इसका जो है ज़रूरत हम लोगों को आगे पड़ेगा न्यूमेरिकल्स में। अब यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे क्या क्या टर्म किसको क्या बोलते हैं वो चीज़ देखेंगे, फिर एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर ये कॉन्सेप्ट ख़त्म। ठीक, कॉन्सेप्ट बस वही वहाँ पे था कि जो भी वहाँ पे है वो बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज़ हो जाता है, जिसको ही हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जब उसको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को यहाँ पे सॉल्वेंट में डालते हैं तब उसका जो है क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता है, मतलब इंक्रीज़ कर जाता है। तो वही यहाँ पे के बी का वैल्यू के बी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है। के बी इक्वल टू हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, एक चीज़ ये नाम हो गया, और भी नाम इसका है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। ये तीनों नाम इसी का है। तो कभी कभी के बी का यहाँ पे जो है पूछ दिया जाता है कांस्टेंट को, ये नाम ज़्यादा याद रखिएगा, मतलब इम्पोर्टेंट में। बाकी आपको यहाँ पे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट किसको कहते हैं, तो के बी से उसको डिनोट करते हैं, ऐसा पूछा जा सकता है। तो के बी को यहाँ पे इस तरीके से हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पे कभी कभी के बी का यूनिट पूछ लिया जाता है, तो के बी का यूनिट हम लोगों का क्या हो जाएगा, केल्विन केजी पर मोल हो जाएगा। कैसे निकला केल्विन केजी पर मोल, तो यहाँ पे आइए मेन फॉर्मूला हम लोगों का ये है। ये तो हम लोगों ने सब्सटीट्यूट किया है मोलैलिटी को, इसलिए वहाँ पे वैसा आया है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि डेल्टा टी बी वो बराबर होता है के बी इंटू एम। ठीक है, अब हमको चाहिए के बी का वैल्यू चाहिए, टेम्परेचर का तो बेसिक सा बात है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे होगा, तो के बी बराबर हम लोग को निकालना है, तो के बी बराबर हो जाएगा डेल्टा टी बी और अपॉन में एम हो जाएगा। डेल्टा टी बी मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर से दिखा रहा है तो उसको केल्विन बोलेंगे, और मोलैलिटी का इसलिए बोले थे, पीछे सारा याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए काम आ गया। तो मोलैलिटी का हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, बिल्कुल यहाँ पे उसका हम लोगों ने देखा था केजी पर मोल, यही चीज़ देखा था ना, केजी पर मोल। कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो फिर से लिखना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं। के बी बराबर यहाँ पे लिखेंगे तो डेल्टा टी बी यहाँ पे आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा एम आ जाएगा। अब यहाँ पे डेल्टा टी बी को केल्विन हम लोग लिखेंगे, और नीचे हमारा आ जाएगा मोल पर केजी। ठीक है, अगर मैंने उल्टा बोला होगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मोल पर केजी यहाँ पे होगा। मोलैलिटी का वही चीज़ होता है, मोल पर केजी। ये चीज़ जब ऊपर जाएगा तब जाके केजी जो है वो सिंपल सा आपका बन जाएगा, और मोल जो है आपका इन्वर्स में चला जाएगा। तो केल्विन केजी पर मोल इसका आ जाएगा, क्या चीज़, यूनिट किसका, के बी का। तो वही चीज़ जिस कारण से यहाँ पे लिख दिया गया है, देख लीजिए कि यूनिट ऑफ के बी हमारा आ जाएगा केल्विन केजी पर मोल। मोल पर केजी हमारा मोलैलिटी का होता है, तो जिस कारण से यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको यही दो फार्मूला जो है अच्छे तरीके से याद अगर हो जाता है, के बी किसको बोल रहे हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को हम लोग बोल रहे हैं, या फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट को बोल रहे हैं। यहाँ से मोलैलिटी आप अगर निकाल लीजिएगा तो जो भी चीज़ यहाँ पे दिया जाए, के बी पूछा जा सकता है, डेल्टा टी बी पूछा जा सकता है, मोलैलिटी पूछा जा सकता है। तो इसको एक यहाँ पे न्यूमेरिकल हम लोग अच्छे तरीके से करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि ओवरऑल हम लोगों का जो मेन मकसद है वो हमारा यहाँ पे जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसको हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, फिर से एक बार याद रख लीजिए, टीबी यहाँ पे किसको बोलते हैं, टीबी बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, टीबी नोट बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को। ठीक है, ध्यान रहेगा। और डेल्टा टीबी हम लोगों का बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो कि कहाँ से निकलता है, टीबी में जब हम लोग टी नोट बी को घटाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को। चलिए अब यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज हमारा कैसा होता है, सॉलिड के रूप में होता है, बेसिक सा बात है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, पता चल गया सॉल्वेंट हमारा वाटर है। इन अ सस्पेन, सस्पेन चाय वगैरह जिसमें हम लोग बनाते हैं, वैसे यहाँ पे सीधा सिंपल लिखा गया। अब यहाँ पे कोई बड़ा वर्ड ये चीज़ नहीं सोच लीजिए, सस्पेन जिसमें हम लोग चाय बनाते हैं। जनरली आप लोगों ने देखा ही होगा यार, बहुत सारे लोग बनाते भी होंगे। ठीक है, कौन कौन बनाते हैं कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि एट वाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट इतना बार। ठीक है, टेम्परेचर पूछा है कि कितना टेम्परेचर पे जो है वाटर वो बॉयल होने लगेगा जब उसका प्रेशर इतना होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए वही चीज़ है, अच्छे से पढ़ेंगे इस चीज़ को। के बी का यहाँ पे दिया गया है, कहता 18 ग्राम ग्लूकोज को डिजोल्व किया गया 1 kg वाटर में, सस्पेन में जो भी वहाँ पे है। एट वाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट इतना
बार, मतलब इतना बार पे यहाँ पे वाटर का कितना टेम्परेचर होगा कि वो बॉयल करेगा। Kb का वैल्यू यहाँ पे दिया गया। तो 18 ग्राम ग्लूकोज, मतलब यहाँ पे ग्लूकोज का जो हमारा यहाँ पे सॉल्यूट है उसका यहाँ पे मास दिया गया है, डिजॉल्व किया गया 1 kg में, ठीक है, 1 kg में यहाँ पे डिजॉल्व किया गया है। अब टेम्परेचर यहाँ से पूछा है। चलिए एक एक करके हम लोग पहले क्या क्या दिया गया इस चीज़ को हम लोग लिखते हुए चलते हैं, और जो भी हम लोग को ज़रूरत है साथ के साथ चलेंगे। अब हम लोग को यहाँ पे जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन से फॉर्मूला देखा वो क्या देखा, वो हम लोगों ने देखा कि डेल्टा TB इक्वल टू हमारा क्या होता है, Kb इंटू M होता है। और डेल्टा TB हम लोग कैसे निकालते हैं, TB में घटाते हैं T0 भी। ये चीज़ समझ में आ रहा है। T0 भी हमारा सॉल्यूट का था और TB हमारा क्या था, सॉल्यूशन का था। ये चीज़ था। अब यहाँ पे देखिए एक एक करके सारा चीज़ हम लोग लिखेंगे। वही लिखा है गिवन दैट मास ऑफ ग्लूकोज, जिसको हम लोग WB से, क्योंकि ग्लूकोज हमारा सॉल्वेंट है इसलिए WB से दिखा रहे हैं, उसको 18 ग्राम यहाँ पे दिया है कुछ इस तरीके से। मास ऑफ वाटर हम लोग को दिया है 1 kg। कितना दिया है, 1 kg। kg में ही दिया है तो अच्छी बात है, मोलिलिटी का वैसे भी हम लोग kg में देखते हैं। अब यहाँ पे Kb का वैल्यू, Kb फॉर वाटर देख लीजिए। ये चीज़ कभी कभी दिया जा सकता है, जनरली तो आपको देना चाहिए क्योंकि ये लिस्ट आपका जो है NCERT बुक में दिया है, तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में नहीं भी दिया जाता है, तो इसको आप लोग थोड़ा बहुत वहाँ से देख सकते हैं। कुछ का वैल्यू अगर याद रख पाएँ तो याद रख लीजिएगा, नहीं तो जनरली आपको कभी कभी वैसा होता है कि नहीं देता है, बाकी दिया रह सकता है, ठीक है। इस तरीके से Kb वाटर का यहाँ पे दिया है 0.52 केल्विन kg पर मोल। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, TB कैलकुलेट करना है, मतलब एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, ठीक है, किस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होने लगे, मतलब सॉल्यूशन का कहीं ना कहीं यहाँ पे देख लीजिए। TB हम लोग किसको बोल रहे थे, फिर से देख लीजिए, TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग TB बोल रहे थे, मतलब बॉयल कब होगा, जब मिक्स होगा तो वो बॉयल करने लगेगा, सॉल्यूशन बनेगा तो, ठीक है। तो Kb हम लोगों को यहाँ पे बेसिकली दिया है, TB हम लोगों को यहाँ पे पूछा है, तो TB यहाँ पे पूछा गया, मतलब कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से अगर देखें तो क्वेश्चन को थोड़ा सा किया गया है ट्रिकी, इसको हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग मोलिलिटी से जानते हैं, ठीक है, मोलिलिटी बराबर WB अपॉन में MB इंटू WA, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। मोलिलिटी का फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे। अब यहाँ पे मेन मकसद हमारा मोलिलिटी कैलकुलेट करने का था, ये कारण से कि TB यहाँ पे पूछ दिया, मोलिलिटी हम लोगों को पता भी नहीं कितना दिया गया, तो हम लोग मोलिलिटी का इसलिए पीछे कॉन्सेप्ट देख लिए क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ने वाला था। तो अब यहाँ पे मोलिलिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जिसमें से इसका फॉर्मूला होता है WB अपॉन में MB इंटू WA। तो WA और WB हम लोगों को पता है, जो कि यहाँ पे देख लीजिए, एक 18 ग्राम है, एक यहाँ पे हमारा 1 kg है। तो जिस कारण से यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर लिखेंगे तो 18 ग्राम WB हो गया, MB का वैल्यू हमारा 180 ग्राम पर मोल, क्योंकि हमारा क्या है, हाँ ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का हमारा निकालेंगे तो 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा। और यहाँ पे जो WA हमारा है वो चीज़ हमारा 1 kg दिया है कुछ इस तरीके से। ग्राम यहाँ पे अगर देखें, यहाँ से कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ग्राम से ग्राम कट रहा है, 18 से मतलब इसको काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, मतलब 1/10 यहाँ पे कुछ इस तरीके से मोल पर kg हमारा आ जाएगा। मतलब यहाँ पे सीधा सिंपल है कि इसका जो m का वैल्यू, स्मॉल m मतलब मोलिलिटी का वैल्यू हमारा आ जाएगा वो 0.1 मोल पर kg आ जाएगा। अब हम लोग को क्या क्या मिल गया, m मिल गया, WB WA से हम लोग यहाँ पे निकाल लें इसको, Kb हम लोग को मिल गया, Kb और M अब हम लोग को मिल गया। अब यहाँ पे डेल्टा TB सबसे पहले निकालेंगे, तब जाके वहाँ पे हम लोगों को क्या आगे प्रोसीड करना है, इस चीज़ हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो वही चीज़ अब हम लोग यहाँ पे सारा चीज़ तो पता चल ही गया। तो अब यहाँ पे हम लोगों को डेल्टा TB सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि TB हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो TB हमारा आता कहाँ से, डेल्टा TB का फॉर्मूला से वहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि डेल्टा TB हमारा आ रहा था TB माइनस T0B। तो सबसे पहले डेल्टा TB हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और डेल्टा TB का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला Kb इंटू M होता है, Kb भी पता है, M भी पता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग डेल्टा TB यहाँ पे देख लीजिए निकाल लिए। तो डेल्टा TB हमारा आ गया 0.52, और इसको जब निकालेंगे तो Kb का वैल्यू 0.52, इसका सारा यूनिट के साथ लिखिएगा, केल्विन kg पर मोल। मोलिलिटी हमारा 0.1 kg पर kg मोल, ठीक है, मोल पर kg, इस तरीके से बोले। यहाँ से क्या, मोल से मोल कैंसिल आउट हो गया, kg से kg खत्म हो गया, यहाँ पे बचा केल्विन। जब इसको यहाँ पे अच्छे से कैलकुलेट किए तो 0. कितना आ गया, 052 केल्विन। अब ये हमारा आया डेल्टा TB, मतलब एलिवेशन आ गया बॉइलिंग पॉइंट का। अब यहाँ से हम लोगों को सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है। एलिवेशन हम लोगों को पता चल गया कि कितना हो रहा है, अगर एलिवेशन पूछता तब तो आंसर हमारा यही हो जाता कि 0.052 केल्विन एलिवेट यहाँ पे हो रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन ये चीज़ नहीं पूछा हम लोग को, TB पूछा है। तो TB अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो TB कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट वो जो फॉर्मूला उसका था कि डेल्टा TB यहाँ पे हम लोगों था, तो डेल्टा TB था हमारा
टी बी माइनस टी नोट बी हमारा यहाँ पे था। अब हम लोग को यही कैलकुलेट करना, तो क्या होगा, ये और ये ऐड हो जाएगा। तो टी बी अब कैलकुलेट करेंगे तो टी बी नोट, ये इधर यहाँ पे कुछ इस तरीके से कह सकते हैं, ये माइनस में था तो इधर यहाँ पे आ गया, तो प्लस, इसको यहाँ पे प्लस किए तो कुछ इस तरीके से हमारा टी बी नोट का वैल्यू, टी बी नोट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कहाँ से, हाँ अब यहाँ पे टी बी नोट का जो वैल्यू हम लोग को पता कैसे चलेगा, तो टी बी नोट हमारा प्योर सॉल्वेंट का यहाँ पे कुछ उसी तरीके से हमारा हो जाता है। तो जिस कारण से हमारा सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर था, तो वाटर का हम लोग यहाँ पे उसका बॉइलिंग पॉइंट जानते हैं, कितना जानते हैं, बिल्कुल 373.15, ठीक है, 0 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस वही ना होता है। तो जिस कारण से इतना आ गया, और यहाँ पे एलिवेशन जो हुआ था उसको यहाँ पे ऐड करेंगे, तब जाके हम लोगों को यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का हम लोगों को पता चल जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा 373.202 केल्विन आ जाएगा। तो इस तरीके से था। क्वेश्चन को देखिए, फ्रेम करने का तरीका कुछ भी हो सकता है, आप आसानी से अगर सारा टर्म आपको पता है कैसे कहाँ से हम लोग, इसलिए डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि हम लोगों को के बी दिया हुआ था, टी बी निकालने बोल दिया था। टी बी लाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले डेल्टा टी बी का वैल्यू पता होना चाहिए था, तो और डेल्टा टी बी के लिए हम लोगों को सबसे पहले एम का वैल्यू पता होना चाहिए, मतलब मोलेलिटी का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, जो भी टर्म दिया वहाँ से हम लोग मोलेलिटी निकाल लें, मोलेलिटी के बाद डेल्टा टी बी निकालें, और डेल्टा टी बी जैसे ही हमारा निकल गया, फिर वहाँ पे जो डेल्टा टी बी बराबर टी बी माइनस टी नोट बी था, उसको हम लोग रीअरेंज करके इसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, इस तरीके से। तो कुछ भी आपको कैलकुलेट करने दिया जा सकता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने लिया है ताकि आपका और अच्छे से इसमें जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, तो इसको अब हम लोग देखते हैं। आप यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कहता था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, ठीक है, बेंजीन जो कि यहाँ पे एक सॉल्वेंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों को दिया है, टी नोट भी यहाँ पे बेसिकली दिया है, 353.23 केल्विन यहाँ पे दिया है। कहता व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, कितना ग्राम, 1.80 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वाज डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन का यहाँ पे मास भी दिया गया है, तो 90 ग्राम बेंजीन में हम लोग 1.80 ग्राम क्या चीज़, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को यहाँ पे ऐड किए। द बॉइलिंग पॉइंट रेज टू 354.11 केल्विन। तब यहाँ पे उसका बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज करके, या फिर जो भी यहाँ पे हुआ है, एक तरीके से अगर देखेंगे तो यहाँ पता भी चल रहा है कि 353 से 354 हुआ, तो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। तो जो भी है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो भी बढ़ रहा है वो 354.11 केल्विन है। आगे बोला कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मतलब यहाँ से हम लोगों को एम का वैल्यू निकालने बोला है, मोलर मास हम लोगों को सॉल्यूट का पता करना। अब यहाँ पे के बी फॉर बेंजीन भी दिया गया 253 केल्विन kg पर मोल। अब सीधा सिंपल यहाँ पे हम लोगों को एम निकालना है, ठीक है। तो एम हम लोग कैसे निकालेंगे, एम हम लोगों का, उसके लिए हम लोग को मोलेलिटी चाहिए, तो मोलेलिटी से हम लोग वहाँ पे जाके उसको निकालेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, जो भी टर्म दिया गया है उसको हम लोग लिखते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या क्या लिखा गया है, गिवन दिया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, मतलब टीबी, बेंजीन हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है, तो इसका टीबी दिया है, मतलब यहाँ पे टीबी ओ बी और ए वाला जो वहाँ पे देख रहे थे सॉल्यूट सॉल्वेंट, वो टर्म यहाँ पे नहीं है यहाँ पे, इसीलिए स्पेशल मैंने यहाँ पे टीबी का बता दिया, देख लीजिए, इसीलिए यहाँ पे बताए थे टीबी और टीबी नोट का यहाँ पे खेल चलेगा, ठीक है। तो टीबी यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, और टीबी नोट यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अगर बात किया जाए, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस तरीके से बेसिकली यहाँ है। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन का यहाँ पे दिया है, जो कि टीबी हम लोग को दिया है 353.23 केल्विन यहाँ पे दिया है। मास सॉल्यूट का दिया है, सॉल्यूट हमारा क्या है, जो भी सॉल्यूट है उसका, सॉल्यूट यहाँ पे बताया नहीं गया कि क्या है, लेकिन उसका जो भी है वो 1.80 ग्राम है। तो यहाँ पे हमारा मास ऑफ सॉल्यूट हमारा आ गया 1.80 ग्राम। मास ऑफ बेंजीन अगर देखें सॉल्वेंट, जो कि WA से इसको दिखा रहा है, तो 90 ग्राम ये चीज़ आ जाएगा, ये चीज़ तो आएगा क्योंकि वहाँ पे हमारा दिया गया है 90 ग्राम। यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों को, ये भी हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पे कहाँ दिया है 354 पॉइंट, देखिए ये चीज़ जो रेज किया गया था, बॉइलिंग पॉइंट रेज टू इतना, तो ये किसका है, जब यहाँ पे हम लोग जो उसको डिजोल्व किए, तो डिजोल्व होने के बाद सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट को डिजोल्व करें तो हमारा बनेगा क्या, सॉल्यूशन बनेगा, तो जिस कारण से उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम लोग टी नॉट बी। और यहाँ मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक किया है, क्योंकि टी नॉट बी जो है हम लोगों को यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट का आता है, और टी बी हम लोगों का यहाँ पे आ जाता है क्या चीज़, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। तो जिस कारण से यहाँ पे थोड़ा बहुत लग रहा है मिस्टेक हुआ है लिखने में। बेसिकली यहाँ पे हमारा होना चाहिए टी नॉट बी, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो टी नॉट बी दिया है इसको हम लोग टी बी यहाँ पे लिखेंगे, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे और भी क्या दिया है, के बी दिया है 2.53 केल्विन kg
पर मोल, ये चीज़ दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को निकालना क्या है, मोलर मास सॉल्यूट का निकालना, मतलब MB निकालना है। T नोट भी दिया है, W भी दिया है, WA दिया है, TB दिया है, KB दिया है। वहाँ से हम लोग को अब निकालना है MB का वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग आगे चलेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डेल्टा TB बराबर होता है TB माइनस TB नोट। तो अब यहाँ पे वही चीज़ है कि डेल्टा TB हम लोग निकालेंगे तो TB माइनस TB नोट। तो TB का वैल्यू हमारा यहाँ पे कितना है, देख लीजिए 354.11 केल्विन है। मतलब इसको TB नोट नहीं देखना है, TB ही देखना है। तो TB के जगह पे यहाँ भी थोड़ा सा यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़। तो ये जो है वैल्यू इधर होगा, दोनों एक्सचेंज होगा एक दूसरे में, 354.11, क्योंकि TB का वैल्यू ये चीज़ हमारा दिया है और T नोट B का वैल्यू हमारा 353.23 है। तो इसको थोड़ा सा दो काम आप लोगों को यहाँ पे करना है। वीडियो को देख रहे हैं तो इसलिए वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी होता है, कहीं कहीं कुछ मिस्टेक होता है तो आसानी से वहाँ से पता चल जाता है। तो ये हमारा TB नोट, क्योंकि सॉल्वेंट है ऊपर मैंने बताया है ये, तो TB नोट ये हमारा हो जाएगा, ये TB का वैल्यू हो जाएगा। तो TB माइनस TB नोट मतलब 354। यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सचेंज कर लीजिएगा, इधर से इधर, इसको इधर लिख देना है, इस अंक को इधर लिखना है। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका आ जाएगा 0.88 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों को निकल गया डेल्टा TB का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि डेल्टा TB भी पता चल गया, सारा चीज़ पता चल गया। अब हम लोग को MB निकालना है। तो उस MB के लिए तो सबसे पहले MB का टर्म लाने के लिए हमको मोलेलिटी का ज़रूरत होगा। तो यहाँ से मोलेलिटी तो हमारा दिया नहीं, तो उसी को अभी हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं MB। अच्छा, मोलेलिटी का यहाँ पे एक और फार्मूला बताया था, ये तो और ईजी है आप लोगों के लिए। एक और फार्मूला यहाँ पे बताए थे ना, देख लीजिए यहाँ पे ये फार्मूला अब काम करेगा। ठीक है, ये चीज़ अब काम करेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो डेल्टा TB बराबर इतना था, अब यहाँ पे MB हम लोगों को निकालना है। तो वही चीज़ अब डायरेक्ट हम लोग MB का लिखेंगे, जो फार्मूला वहाँ पे था, मतलब वहाँ से जब रीअरेंज किया तो MB का फार्मूला ये बन गया 1000 इंटू WB इंटू KB और अपॉन में डेल्टा TB और इंटू WA हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे तो ये 1000 को ना भी लें तो उसको वहाँ पे लिया गया ताकि अगर आपका ग्राम में अगर कभी वैल्यू रहे तो उससे आप उसको केजी में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, यहाँ पे 1000 यहाँ पे है, WB का वैल्यू 1.80 ग्राम है और यहाँ पे आपका जो है कुछ इस तरीके से KB का वैल्यू भी यहाँ पे हम लोगों को मिल गया और यहाँ पे डेल्टा TB का वैल्यू यहाँ पे भी हम लोग निकालें। WA का वैल्यू यहाँ पे 90 kg, इसको kg में लेना है। भले यहाँ पे अगर 1000 वहाँ पे कर दिए इसलिए kg में इसको यहाँ पे ले लिया। बाकी यहाँ पे देख लीजिए 90 ग्राम में ये चीज़ था कुछ इस तरीके से। ठीक है, 90 ग्राम में था, तो इसको हम लोगों ने इसलिए लास्ट में यहाँ पे जो है इसको केजी में कन्वर्ट कर लिया ताकि ये केजी से केजी हमारा चला जाएगा, केल्विन से केल्विन चला जाएगा और ये तो हमारा बाकी सारा रहेगा। बाकी जब ऊपर वहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 45 यहाँ पे 4554 कुछ इस तरीके से अपॉन में इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 79.2 और ये हम लोगों को आ जाएगा ग्राम पर मोल में। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे 9 ग्राम को आप कुछ इस तरीके से रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर यूनिट में आपका थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसको 90 kg कर देना और यहाँ पे 1000 से गुना कर देना कुछ इस तरीके से। तब यहाँ पे अब जो भी है इसका यदि आप ये फॉर्मूला लगा लिए अच्छे तरीके से, वैल्यू आपको पता है, आप आसानी से उसको कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है इसका जो है जब इसको कैलकुलेट किया तो 57.5 ग्राम पर मोल आ गया, या फिर इसको राउंड अप अगर हम लोग कर दें तो 58 ग्राम पर मोल हो जाएगा, जो कि NCERT में आपको ये आंसर दिया गया है। बाकी हम लोगों का आंसर ये चीज़ यहाँ पे आया तो इसको भी हम लोग रख सकते हैं और ये दोनों में से कोई भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने MB का यहाँ पे लगाया। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या है, अच्छे तरीके से हम लोगों ने सारा चीज़ देख लिया। बाकी आपका यूनिट वगैरह थोड़ा बहुत आपको उसको ध्यान में रखते हुए चलना है कि कहाँ पे क्या यूज है। ठीक है, बाकी ठीक है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं किया जाएगा, अच्छे तरीके से आपका क्वेश्चन इजी रहता है, आप आसानी से कर लीजिएगा। मेन आपका कॉन्सेप्ट है, टू द पॉइंट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे टर्म है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। 2 न्यूमेरिकल हम लोगों ने अच्छे तरीके से बताया, थोड़ा थोड़ा सभी में मतलब कुछ ना कुछ ट्रिकी है, कहीं ना कहीं आपको सारा वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तब आप आसानी से वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का यहाँ पे था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अच्छे तरीके से इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, अच्छे तरीके से एक बार नहीं भी समझ में आता तो दोबारा इस चीज़ को देखिएगा, जो भी बातें मैंने बोला है उसको अच्छे तरीके से करना है। यहाँ पे मेजर बात है मोलेलिटी आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, मोलेलिटी का फॉर्मूला आना चाहिए, इसका फॉर्मूला आना चाहिए, डेल्टा TB कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज़ होना चाहिए और सभी टर्म यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों का जो देख सकते हैं 2 हम लोगों ने कैलकुलेट कंप्लीट बेसिकली कर लिया। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने किया। अब हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और लास्ट हम लोग का ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को देखना स्टार्ट
करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नीचे अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे देख लीजिए अगला जो आपका टॉपिक है वो है जस्ट आपका जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट था उसी तरीके का डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। बस वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट था, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट का बात किया जा रहा है। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वहाँ पे कोई सबस्टांस जो है बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो वो फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ जाता है। ठीक है, फ्रीज होने लगता है, वहाँ पे वो बॉयल होने लगता है। ठीक है, चलिए इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लोग थर्ड वन की बात करेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो अच्छे तरीके से अभी तक यहाँ पे तक देखे हैं, अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट अच्छा सा कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। इसको अंत तक देखिए, अच्छे तरीके से सारा चीज़ समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले कुछ बात यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन का मतलब सबसे पहले डिक्रीज से मतलब घटता है, वहाँ पे कम हो जाता है। और फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का वहाँ पे कम होना, वो चीज़ दिखाया, जो भी आपका फ्रीजिंग पॉइंट वो वहाँ पे कम हो जाएगा। तो इसको कैसे देखेंगे, सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट को अब हम यहाँ पे जिस तरीके से वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट को देखे थे उस तरीके से यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट को जो है हम लोग जानेंगे फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है। कहता द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सबस्टांस इन इट्स लिक्विड फेज, कौन सा फेज में, लिक्विड फेज में, इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर जो किसी भी सबस्टांस उसका लिक्विड फेज में वो इक्वल हो जाएगा उसके वेपर प्रेशर का सॉलिड फेज में, लिक्विड से सॉलिड के बराबर वहाँ पे वो हो जाएगा उसका फेज के बराबर, तो उसी को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट वहाँ पे बोलेंगे। आगे यहाँ पे बात किया गया, थोड़ा थोड़ा इसको पॉइंट वाइज में लिख दिए हैं। ठीक है, स्पेस देके ताकि आपको आसानी से पता चले। ये हम लोगों का फ्रीजिंग पॉइंट का यहाँ पे डेफिनेशन है। एग्जामिनेशन में जब भी आपको पूछे अगर उसको डिफाइन करने, डेरिवेशन उसका करने बोले तो इसी तरीके से जो भी चीज़ यहाँ पे लिखा है वो चीज़ आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके हूबहू वहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे है कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेज। तो अब क्या होता है कि इसमें अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग ऐड करते हैं सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है एंड नाउ इट वुड बिकम इक्वल टू द सॉलिड सॉल्वेंट। और वह जो है अब किसके बराबर हो जाता है, सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो जाता है। जो भी आपका सॉलिड सॉल्वेंट वहाँ पे लिया जाएगा उसके बराबर हो जाएगा एट लोअर टेम्परेचर, और लोअर टेम्परेचर पे वहाँ पे होगा। दस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेज, तो जिसके कारण वहाँ पे सॉल्वेंट का जो है फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन से करेंगे आसानी से समझ में आएगा। और यहाँ पे सारा चीज़ सब चीज़ लिखा ही गया है। सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है कि उसका जो लिक्विड फेज सबस्टांस का वेपर प्रेशर उसका जो लिक्विड फेज में होता है वो इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर जो उसका सॉलिड फेज में होगा उसके बराबर। और आगे लिखा है जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो वहाँ पे वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा और वह जो है इक्वल हो जाएगा सॉलिड सॉल्वेंट का, लोअर टेम्परेचर पे ये कम होगा। दस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज है, जिस कारण से फ्रीजिंग पॉइंट जो है सॉल्वेंट का वो डिक्रीज हो जाता है। यहाँ भी कुछ टर्म है जिस तरीके से वहाँ पे TB और TB नोट देखे थे उसी तरीके से यहाँ पे वही से लिखा है कि लेट T नोट बी T नोट F। अब यहाँ पे फ्रीजिंग का बात हो रहा है तो F से डिनोट करेंगे, तो लेट T नोट F बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। जिस तरीके से वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का था इसी तरीके से यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा प्योर सॉल्वेंट का। TF बी इट्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट्स का ये चीज़ हो जाएगा। द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, अब यहाँ पे जो डिक्रीज फ्रीजिंग पॉइंट का निकालेंगे वो जस्ट उससे थोड़ा सा उल्टा हो, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं करना है। यहाँ पे डेल्टा TB बराबर था TB माइनस T नोट B था, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। डेल्टा TF अगर हम लोग निकालेंगे तो जिस तरीके से TB नोट था तो यहाँ पे पहले T नोट F आ जाएगा और इसमें हम लोग घटाएंगे ये TF घटा देंगे। तो ये जस्ट आपका जो है आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट था, ये आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का यहाँ पे कुछ इस तरीके से उसका हम लोग निकालेंगे चेंज करके, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा गया है कि डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट जो दैट इज ये चीज़ इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखें फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फिर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब ऐड करेंगे तो वहाँ पे क्या प्रतिक्रिया वो दिखाएगा, क्या रिएक्शन दिखाएगा, क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, वो चीज़ हम लोग ने देखा। फिर यहाँ पे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहेंगे, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाएगी जो भी चेंज आपका होगा डेल्टा TF उसी को हम लोग बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे जिस तरीके से उसमें ग्राफ देखे थे उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग एक ग्राफ देखेंगे और ग्राफ आप लोग देख लीजिए कुछ इस तरीके से यहाँ भी दिखाया गया। एक तरफ आपका वेपर प्रेशर ले लिए हैं, एक तरफ टेम्परेचर केल्विन में ले लिए हैं। अब देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले लिक्विड सॉल्वेंट था, सॉल्यूशन तो ये बाद में बनेगा, ठीक है। उसके पहले ये क्या होगा कि फ्रोजन सॉल्वेंट से यहाँ पे गुजरेगा तब जाके ये सॉल्यूशन बनाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि लिक्विड सॉल्वेंट यहाँ था, सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से यहाँ। तो लिक्विड सॉल्वेंट जो है जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया गया
तब उसका क्या है, सॉल्यूशन का जो है यहाँ पे टेम्परेचर वो डिक्रीज कर गया और कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ इसका जो है फ्रोजन सॉल्वेंट को ये दिखा रहा है। मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से चला था यहाँ तक आया तो इस जगह पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रीज हो रहा है। तो जिस कारण से यहाँ पे देख लीजिए लिक्विड जो सॉल्वेंट आपका था उसका जो भी वहाँ पे क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट था। और यहाँ पे जो सॉल्वेंट देखिए, इसका लिक्विड सॉल्वेंट का जो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे दिखाया गया इस जगह पे, और यहाँ पे सॉल्यूशन का देखिए कुछ इस तरीके से, मतलब कहीं ना कहीं इसका ज़्यादा था और ये आके यहाँ पे और कम हो गया। तो डेल्टा TF यहाँ पे कुछ इस तरीके से इस कारण से आपका आएगा। तो ग्राफ आपका जब भी रहेगा तो इसी तरीके से रहेगा, यहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्यूशन, तो इसका जो है डिक्रीज करते हुए दिखाएगा। ठीक है, वहाँ पे ऐसा आपको दिखाया जा रहा था। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ये इस तरीके से बढ़ रहा था, ये आगे बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये इस तरीके से है तो ये थोड़ा और यहाँ पे जो है कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका यहाँ दिखाया जाएगा तो इसका यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से इसको हम लोग ग्राफ से भी दिखा सकते हैं। ये आपका ग्राफ का बात हो गया। अब यहाँ पे जिस तरीके से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में था उसी तरीके से यहाँ पे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में ये भी जो होता है मोलैलिटी के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वही लिखा है कि द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन 10। मतलब सीधा सिंपल याद रखिए, जो भी आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट था जस्ट वही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा उसका अपोजिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये भी यहाँ पे डेल्टा TF जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी के बराबर था। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो KF यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ गया। वही सारा चीज़ है जिस तरीके से वहाँ पे था, बस यहाँ पे जब KB था उसको हम लोगों ने KF को बना दिया है। ये आपका यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से आपको याद क्या क्या रखना है, डेल्टा TF का फॉर्मूला ये याद रखना है, डेल्टा TF का फॉर्मूला ये भी याद रखना है, क्योंकि मोलैलिटी को हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंड कर दिया है। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है, डेल्टा TF का जो ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया थोड़ा सा, तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे वही चीज़ है, KF को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। जिस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन बोल रहे थे इसी तरीके से यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो जाएगा कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, इसको बोलेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। उसको इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोल रहे थे, इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट यहाँ पे बोला जाएगा। यूनिट का बात किया जाए तो जिस तरीके से उसका KB का कैलकुलेट किया था उसी तरीके से यहाँ से सेम टू सेम वही हो जाएगा। मान के चलिए वही है, मान के क्या चले, देखिए केल्विन kg पर मोल वही सारा जा गया, क्योंकि यहाँ पे जो है ये टर्म है इसका हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये और ये टर्म तो फिर से वही टेम्परेचर से रिलेट कर रहा है तो उसका तो केल्विन ही होगा। चलिए अब यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे इसी को समझने के लिए अच्छे तरीके से एक न्यूमेरिकल तो बनता ही, क्योंकि न्यूमेरिकल ही हम लोगों को थोड़ा सा दिखाता है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे न्यूमेरिकल को हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं। फिर लास्ट हम लोगों का यहाँ पे एक और बच जाएगा जिसको हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो उसको हम लोग अच्छे तरीके से जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। और फिर यहाँ पे एक लेक्चर और आप लोगों का आएगा जिसमें लास्ट हम लोग यहाँ पे जो है एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में बात करेंगे। और यहीं से हम लोगों का जो सॉल्यूशन चैप्टर फुल्ली हम लोगों को अच्छे तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा एग्जाम तो क्या एग्जाम से हायर लेवल तक भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से किया, कंप्लीट किया, तो आप आसानी से इसको फिर आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए क्या पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज मिक्सड विथ 6 ग्राम ऑफ वाटर। तो सॉल्वेंट यहाँ पे पता चल गया वाटर है, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा सॉल्यूट है। तो 45 ग्राम जो है इथिलीन ग्लाइकोल को हम लोग 600 ग्राम वाटर में मिक्स किए, तब यहाँ पे उसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कैलकुलेट करना है कि तब वहाँ पे कितना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हुआ, मतलब कम हुआ। और यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का भी यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट करना है। KF वाटर के लिए यहाँ पे दिया है इतना केल्विन kg पर मोल। ठीक है, तो 45 ग्राम, मतलब इसका WB का यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमारा दिया 45 ग्राम। और यहाँ पे 600 ग्राम वाटर W ये भी हम लोग को दिया गया है। दो ही चीज़ यहाँ पे दिया गया है, इसमें एक KF भी दिया गया, बाकी सारा चीज़ हम लोगों को खुद से निकालना है, मतलब कैलकुलेट करना है। और हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा TF भी कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो कि हम लोगों का क्या था, बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए क्या था एक बार अच्छे तरीके से, TF था या TF नॉट था, देखिए सॉल्यूशन का क्या था, TF यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो भी टर्म दिया है, पहला काम हम लोग का वही है, गिवन जो भी दिया है अगर आप उसको लिख लेते हैं तब आप वहाँ से एक आइडिया अच्छे से आ जाता है कि क्या क्या हम लोगों को यहाँ पे और भी बच रहा है। तो यहाँ पे देखिए गिवन हम लोग को दिया है, गिवन दैट मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल WB कितना दिया है, 45 ग्राम। अभी मैंने बताया है सॉल्यूट है, तो यहाँ पे WB से इसको दिखाएंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं अगर मास हम लोग को दिया है 45 ग्राम, तो जैसे मोल जो है इथिलीन ग्लाइकोल NB यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो NB हम लोगों का कैसे कैलकुलेट होगा,
क्या दिया है, मास दिया है, मतलब वहाँ पे डब्ल्यू दिया है, डब्ल्यू 45 ग्राम, और इसका इथिलीन ग्लाइकोल का जब निकालेंगे तो मोलर मास हमारा हो जाएगा 62 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल, इसका जब निकालेंगे तो 0.73 मोल आ जाएगा, किसका, इथिलीन ग्लाइकोल का। मतलब सॉल्यूट का मोल हम लोग को पता चला है। बस चीज़ों को देखें किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम होता है। आगे हम लोगों को मास दिया है वाटर का डब्ल्यू ए केजी में दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे 600 ग्राम केजी में हम लोग को बेसिकली निकालना होगा। 600 ग्राम यहाँ पे दिया है, तो इसका अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 600 ग्राम को अगर हम लोग केजी में कन्वर्ट करें कितना आ जाएगा, हाँ 0.6 केजी आ जाएगा। कैसे आएगा, तो हम लोग जानते हैं 1 केजी इक्वल टू क्या होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है, या फिर बोलें 1000 ग्राम बराबर 1 केजी, दोनों में कोई भी बात बोल सकते हैं। 1000 ग्राम बराबर 1 केजी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए अगर यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से देखिए, 1000 ग्राम बराबर अगर हमारा 1 केजी होता है, तो यहाँ पे हमारा अगर 1 ग्राम के लिए निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/1000 क्या आ जाएगा, केजी आ जाएगा। जबकि हमको 1 ग्राम के लिए नहीं निकालना है, किसके लिए निकालना है, ऊपर यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जबकि यहाँ पे हमारा 600 ग्राम के लिए आ रहा है, तो 600 इसको करेंगे तो 1/1000 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पे 600 हो जाएगा, 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, मतलब 6/10 इसका आएगा, मतलब 0.6 केजी आ जाएगा। इस तरीके से देखना होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो लोग नहीं समझ पाए उसके लिए समझा दिए। तो मास ऑफ वाटर जो कि यहाँ पे हमारा ग्राम था, इसको हमने एक ही जगह पे केजी में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, 0.6 केजी। क्योंकि हम लोग को यहाँ पे मोलिलिटी कैलकुलेट करना है, इसलिए ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे इसका मोल निकाल लिए हैं, क्योंकि सॉल्यूट हमारा ये है और ये हमारा सॉल्वेंट है, इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि मोलिलिटी निकालेंगे, तो मोलिलिटी यहाँ पे लिख दिए कि मोलिलिटी ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, सीधा सिंपल मोलिलिटी भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट है, उसी का वहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट में जो भी डिजोल्व है वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो मोलिलिटी हमारा वही चीज़ होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, प्रेजेंट या डिजोल्व जो भी यहाँ पे। तो जिस कारण से हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल जो है सॉल्यूट का निकाल लिया, तो इसका आ गया 0.73 मोल, और अपोन में यहाँ पे हमारा जो है 0.6 केजी, इसको 0.60 केजी यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है। इसका जब हम लोग यहाँ पे ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो 1.2 मोल पर केजी आ जाएगा, मतलब मोलिलिटी हम लोगों को पता चल गया कुछ इस तरीके से 1.2 मोल पर केजी। तो अब हम लोगों को क्या क्या पता चल गया, मोलिलिटी एम पता चल गया, केएफ पता चल गया है, इसी पता चल गया। अब यहाँ से हम लोग जो है डेल्टा टीएफ निकाल सकते हैं, मतलब वही जो ए नंबर यहाँ पे बोला था, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, जो कि डेल्टा टीएफ था। तो इसका बराबर फॉर्मूला होता है के एफ इंटू एम, तो के एफ हम लोग को दिया है, एम भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग जो है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करेंगे, तो के एफ इंटू एम, के एफ का वैल्यू ये चीज़ यहाँ पे है, एम का वैल्यू इस तरीके से, केजी से यहाँ पे केजी खत्म, मोल से मोल खत्म, तो यहाँ पे इसका जो है आ जाएगा 2.2 केल्विन। उसी तरीके से यहाँ पे दूसरा बोला फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब टीएफ का बात कर रहा है। तो टीएफ यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जानते हैं हम लोग डेल्टा टीएफ बराबर हमारा होता है टी नॉट एफ माइनस होता है, ये आपका एफ है, माइनस एफ होता है। अब हम लोग को एफ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाए डेल्टा टीएफ, और ये हमारा जो इधर कुछ इस तरीके से टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से टी एफ बराबर यहाँ पे आ गया टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ, और टी एफ नॉट हमारा कितना है, हाँ टी एफ नॉट हम लोग जानते हैं फ्रीजिंग पॉइंट किसका, हाँ जो सॉल्वेंट हमारा है वाटर का, तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारा 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.1 केल्विन, और उसमें घटा दिए हम लोग 2.2, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे आ गया डेल्टा टी एफ का वैल्यू। तो यहाँ से हम लोगों ने डेल्टा टी एफ भी कैलकुलेट कर लिया, देख लीजिए यहाँ पे जो कि 2.2 केल्विन आ गया, टी एफ भी यहाँ पे कैलकुलेट किए जो कि आ गया हमारा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे देख सकते हैं 270.95 केल्विन, इस तरीके से। तो ओवरऑल यही बात है, इस तरीके से आप यहाँ पे याद रखिएगा, तो न्यूमेरिकल्स आसानी से यहाँ पे आप बना सकते हैं। चलिए अब लास्ट हम लोग का यहाँ पे सारा चीज़ अब लगभग हम लोग बात कर लिए, लास्ट हम लोग यहाँ पे लेक्चर की तरफ आ गए हैं एकदम लास्ट, जो कि हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर की अब हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने 3 यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर है, जल्दी से इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। और अभी तक वीडियो को आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी यहाँ पे अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ सकें। चलिए तो लास्ट हम लोग यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ चला गया, चलिए तो लास्ट अब हम लोग यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में जस्ट कुछ टर्म्स है, उसको आप लोग याद रखिएगा, वहाँ से सीधा सिंपल आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि क्या क्या है देखिए, पॉइंट वाइज बना दिए। SPM जिसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका ज़रूरत है, इसको यहाँ पे थोड़ा समझना है, इसका भी आपको पूछ लिया जाता है डेफिनेशन कि SPM क्या होता है।
ऑस्मोसिस के बारे में, जो सिंपल सा एक ऑस्मोसिस टर्म है, इसके बारे में पूछा जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो मेजर यहाँ पे बात है, जो कहीं से अगर कुछ ना पूछे तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए इन टर्म से, ऑस्मोसिस से, एसपीएम जो आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सारा यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो जस्ट छोटा छोटा डेफिनेशन है, इसको हम लोग समझते हुए चलेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसको एसपीएम कहते हैं, वो क्या होता है? कहता था मेम्ब्रेन विच अलाउज ओनली अ स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल नॉट सॉल्यूट, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को वो क्या करता है? अलाउ करता है, जैसे कि लाइक वाटर, सॉल्वेंट हमारा हो गया वाटर, टू फ्लो फ्रॉम देम, वो क्या करता है? उससे फ्लो होने देता है, जिसको हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक कंटेनर हमारा है, ठीक है। एक तरफ आपका कुछ इस तरीके से आपका इधर है आपका सॉल्वेंट, इधर है, ठीक है, सॉल्वेंट है, इधर आपका सॉल्यूशन है। यहाँ पे आपका झिल्ली टाइप का लगा हुआ रहता है इस तरीके से। तो ये आपका जो है मेम्ब्रेन का काम करता है, इसी को हम लोग एसपीएम बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि अलाउ करता है ओनली अ स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जो आपका वाटर है, तो वाटर इधर से क्या करता है? इधर आपका जो है फ्लो होने लगता है, ठीक है, इस तरीके से। मतलब अगर यहाँ पे कहें तो ये जो आपका यहाँ पे दिया हुआ रहता है, अच्छे तरीके से इसको मैं एक बार बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये मान लीजिए इस तरीके से कंटेनर हमारा है, ठीक है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये हमारा जो है मेम्ब्रेन लगा हुआ है। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसको हम लोग लगाते हैं, तो इसको थोड़ा सा शेडेड कर देते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा एसपीएम है। एक तरफ हमारा क्या है? एक तरफ हम लोगों को मिल जाएगा सॉल्वेंट, मान लीजिए इधर हमारा सॉल्वेंट है, इधर हमारा सॉल्यूशन। तो क्या होता है? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ ये जो है मूव करने देता है, किसको? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को, मतलब एक तरीके से पास होने देता है, ठीक है। इस तरीके से इधर पास हो रहा है। तो ये मेम्ब्रेन का काम है, सॉल्वेंट को ही ये सिर्फ पास होने देगा कुछ इस तरीके से, सॉल्यूट को ये पास होने नहीं देगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे कुछ, यहाँ पे दो तरह का है, एक नेचुरल है, एक सिंथेटिक है। तो नेचुरल यहाँ पे एग्जांपल आपका दिया पिग्स ब्लेडर, ठीक है। पिग्स का जो पिग्स जो भी होते हैं, उनके जो ब्लेडर्स होते हैं उनमें जो पाया जाता है, उसमें भी वहाँ पे एसपीएम देखने को मिलता है। फिर पर्चमेंट एक होता है, ठीक है। पर्चमेंट एक पेपर टाइप का होता है, तो उसमें भी आपको देखने को ये चीज़ मिल जाता है। आप इंटरनेट पे वहाँ पे सर्च कीजिएगा, गूगल पे, पर्चमेंट दिखा देगा। पिग्स का ब्लेडर भी आपको अच्छे तरीके से दिखा देगा, आप एक बार उसको देखिएगा। फिर यहाँ पे सिंथेटिक में आपका सेलोफेन है। तो ये जो है आपको फिगर जब देखिएगा इसका, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको एक बार आप सर्च कीजिए, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सीधा सिंपल है, एसपीएम का अगर बात किया जाए तो एक मेम्ब्रेन होता है जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने देता है उससे, बस इतना सा इसका ही काम है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है। दो डेफिनेशन यहाँ पे दिखाएं, जो भी आपको सूटेबल लगे उसको आप याद रख सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि इट इज़ एन स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, या ये क्या होता है? स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है, मतलब खुद ब खुद वो हो जाएगा। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू एसपीएम, एसपीएम हम लोग देख लिए क्योंकि वो सॉल्वेंट को पास होने देता है। फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन यदि है तो उससे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल जो है का उसका क्या होगा? स्पॉन्टेनियस फ्लो होगा। और इसको कह सकते हैं कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ वो क्या करेगा? फ्लो करेगा। उसी को हम लोग ऑस्मोसिस कहेंगे। और एक डेफिनेशन यहाँ पे है, देख सकते हैं, इसमें बोला गया है कि द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल फ्लो थ्रू एसपीएम फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, जो भी प्योर सॉल्वेंट होगा उससे सॉल्यूशन की तरफ, एंड प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। तो दो तरीके का डेफिनेशन है, किसी तरीके से आप याद रख सकते हैं। एक का आपका है कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है वहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल का एसपीएम के थ्रू वहाँ पे पास होता है, ठीक है, फ्लो हो जाता है, उसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। और दूसरा है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एसपीएम से फ्लो करता है प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, उसको भी हम लोग जो है ऑस्मोसिस कहते हैं, कह सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे इसको आप याद रख सकते हैं। तो सीधा सिंपल इसको टू द पॉइंट हम कहते जा रहे हैं, इसको आप लोग समझते चलिए। एसपीएम का मतलब यहाँ पे देख लेना, उसका डेफिनेशन याद रखना, एग्जामिनेशन में एज इट इज यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर ऑस्मोसिस का है तो ऑस्मोसिस को आप समझ सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा जो मेन यहाँ पे है इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की अब हम लोग बात करेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में यहाँ पे ऑस्मोसिस और एसपीएम दोनों का यहाँ पे यूज होगा, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले ऑस्मोसिस को देखा कि वो क्या होता है, और एसपीएम क्या होता है, इसको हम लोगों ने देख लिया।
अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, अच्छे तरीके से इसका डेरिवेशन के साथ हम लोग चलेंगे। यहाँ से एक फॉर्मूला भी आएगा और वहाँ से जो है न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए अच्छे तरीके से समझते हुए चलते हैं। तो इसमें क्या बोलता है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर। ये क्या होता है, एक तरीके से नाम से पता चल रहा है कि ऑस्मोसिस के लिए यहाँ पे कुछ प्रेशर ये अप्लाई करे, उसी से ऑस्मोटिक प्रेशर देखने को मिला है। तो यह क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो यह होता है एक्सेस प्रेशर होता है जिसको हम लोग अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन के साथ, सॉल्यूशन की तरफ बोल सकते हैं। तो वहाँ से क्या होता है जो है ऑस्मोसिस को ये प्रिवेंट करता है, मतलब ऑस्मोसिस को आगे लेके चलता है। दैट इज़ टू स्टॉप द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ एसपीएम इनटू द सॉल्यूशन। मतलब जो एसपीएम से आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो रहा था उसको क्या करता है, वो रोक देता है, आगे काम बढ़ाता है, मतलब रोक देता है। फिर आगे यहाँ पे लिखा गया ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड नॉट ऑन देयर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, उसका कितना वहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है एक्सेस प्रेशर होता है जो कि प्रिवेंट जो हो रहा होता है ऑस्मोसिस, उसको क्या कहता है, प्रिवेंट कर देता है, मतलब एक तरीके से रोक देता है। दैट इज टू स्टॉप पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू एसपीएम, मतलब जो भी यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एसपीएम से पास हो रहा था उसको ये क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है। और वही चीज़ देखा, ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल में और ना कि उसके आइडेंटिटी पर। आगे और भी चीज़ लिखा गया है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलेरिटी। कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन हमारा क्या है, मोलेरिटी ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर टी, ठीक है। मोलरिटी इसको सी मानेंगे और टेम्परेचर यहाँ पे टी मानेंगे, ठीक है। और यह किसके होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, बस सीधा सिंपल है, सारा चीज़ लिखा गया, आप आसानी से समझ सकते हैं इन चीज़ों को। बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर इसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया सी इंटू टी, मोलरिटी और टेम्परेचर के। तो सी इंटू टी हो गया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट आया, आर यहाँ पे कांस्टेंट आ गया। आर हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तो पाई बराबर सी आर टी यहाँ पे हो गया। फिर पाई बराबर सी इक्वल टू हम लोग जानते हैं एन अपॉन में भी होता है, कंसंट्रेशन बराबर नंबर ऑफ मोल अपॉन में वॉल्यूम होता है। तो वही चीज़ सी अपॉन में भी लिख दिया और आर टी यहाँ पे फिर से वही रह गया। अब यहाँ पे क्या किया, ये जो भी इधर था इसको पाई की तरफ ले गए तो पाई भी हो गया, पाई भी इक्वल टू हो गया एन आर टी। फिर से यहाँ पे एन का आ गया, तो एन का वैल्यू हम लोग जानते हैं मोल के लिए डब्ल्यू अपॉन में एम, तो एन के जगह पे डब्ल्यू अपॉन एम लिख दिया और आर टी यहाँ पे फिर से वही रह गया। मतलब इसको अच्छे तरीके से एक्सपेंड करते हुए चले हैं हम लोग आगे। अब वही यहाँ पे पाई भी बराबर ये चीज़ आ गया। अब इसको और हम लोग यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे m को इधर हम लोग लिख दिया और m हमेशा यहाँ पे सॉल्यूट होगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो m सॉल्यूट, अगर m सॉल्यूट इधर हम लोग ले गए तो ये चीज़ हमारा WRT और अपन में पाई भी जो है नीचे आ जाएगा। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से आपको कितना फॉर्मूला याद रखना है आप लोग ध्यान दीजिए। एक फॉर्मूला यहाँ पे ये याद रखना है पाई इक्वल टू CRT, एक आपको याद रखना है पाई भी इक्वल टू NRT और एक आपको m इक्वल टू WRT अपन में पाई इंटू भी, जो कि m वहाँ पे है सॉल्यूट, ठीक है। सारा टर्म का यहाँ पे जो भी मतलब है उसको यहाँ पे हम बता दे रहे हैं एक बार। जहाँ पे देख लीजिए सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। पाई हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी हमारा कंसंट्रेशन है जो कि जनरली क्या है, मोलेरिटी, टी हमारा टेम्परेचर है, आर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। आपका डिफरेंट उसका जो है वैल्यू होता है उसको आप लोग याद रखिएगा। एन हमारा नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का है, भी यहाँ पे वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, किस में, लीटर में, क्योंकि मोलरिटी है तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है लीटर में चलेगा। डब्ल्यू आपका मास ऑफ सॉल्यूट है, एम आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो ये सारा का सारा यहाँ पे टर्म इसका यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर का बात था, जिसके लिए हम लोग को एसपीएम हम लोग को जानना था, उसमें ऑस्मोसिस जानना था। मतलब जो भी ऑस्मोसिस हमारा हो रहा है उसमें अगर उसके अगेंस्ट प्रेशर हम लोग लगाएंगे तो उसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर करेंगे, जो कि वहाँ पे स्टॉप कर देता है उसका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो पास वहाँ पे हो रहा था वो चीज़। फिर यहाँ पे इसका डेरिवेशन जो भी था यहाँ से निकल के आया डिफरेंट, उसको हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे जो कुछ यहाँ पे सॉल्यूशन का टाइप है जिसपे ऑस्मोटिक प्रेशर काम करता है तो उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। उसके कारण यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है वो चीज़ आपको यहाँ से पता चलेगा। अब देख लीजिए 3 तरह का यहाँ पे सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है और हाइपोटोनिक है। ये तीनों सॉल्यूशन से यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं, डिफाइन करने बोला जा सकता है। हाइपरटोनिक किसको कहते हैं, उसको डिफाइन करने बोला जा सकता है। हाइपोटोनिक भी क्या होता है उसको भी डिफाइन करने दिया जा सकता है।
तो सबसे पहले आइसोटोनिक हम लोग देखेंगे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते क्या है। कहता टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब यहाँ पे जो भी पाई का वैल्यू हमारा CRT आ रहा था, तो पाई 1 के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो भी टर्म है यहाँ पे कांस्टेंट, ये तो आर हमारा कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो पाई 1 बराबर C1 यहाँ पे हो जाएगा। और उससे अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसका यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं, M1 आ जाएगा, तो यहाँ पे W1, फिर यहाँ पे कुछ पाई 1 आ जाएगा और यहाँ पे V1 जो भी है उसका यहाँ पे पाई, जहाँ पे मतलब पाई का वैल्यू है, ठीक है। इसको डिफरेंट में यहाँ पे एक बार पाई 1 के लिए दिखाया जा सकता है, क्योंकि ये सारा आपस में इक्वल होता है, पाई 1 पाई 2 इक्वल होता है, तो पाई की जगह पे पाई 1 एक बार ले लेना है, पाई की जगह एक बार पाई 2 लेना है, ये दोनों का दोनों इक्वल होता है। कब होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। तो वही चीज़ है कि टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा किसी टेम्परेचर पे, जो भी टेम्परेचर दिया रहेगा उस पर, तो उसको हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। When such solution are separated by semi permeable membrane, और यदि इस टाइप के सॉल्यूशन को अगर सेपरेट किया जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, नो ऑस्मोसिस अकर बिटवीन देम, तो वहाँ पे किसी भी तरह का ऑस्मोसिस देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जिस तरीके का आपका सबस्टांस वहाँ पे रहेगा उसको आप वहाँ पे रखिएगा, उसी तरीके से वो रह जाएगा। जैसे कि एग्जांपल पे यहाँ पे बताया गया है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विद द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल, जो ब्लड सेल होता है उसको उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसके अंदर वो इक्विवेलेंट होता है 0.9% किसमें, मास बाय वॉल्यूम में, जो कि हम बोल सकते हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। इसी को हम लोग नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। फिर से समझिए, कहता था ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विद द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल, जो ब्लड सेल होता है उसके अंदर जो फ्लूइड है, तो उसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएट होता है वो इक्विवेलेंट होता है उसका, जो यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है उसके इक्विवेलेंट होता है। मतलब ये जो इसका नॉर्मल हम लोग बोलते हैं 0.9%, तो इसको नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन कहते हैं, इसके बराबर यहाँ पे हो जाता है। तो इसको हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन इस तरीके से समझ सकते हैं। आगे एक फिगर में दिखाएंगे, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मतलब किसी तरीके से यहाँ पे कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ऑस्मोसिस में यहाँ पे जो है इसका यहाँ पे नहीं हो पाता है। ऑस्मोसिस होगा ही नहीं तो वहाँ पे अंदर से मतलब बाहर से लिक्विड अंदर जाएगा नहीं, अंदर से बाहर जाएगा नहीं, तो कोई भी किसी तरीके का चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अगर वहाँ पे कुछ ऑस्मोसिस होता तो हो सकता है वो चीज़ वहाँ पे फूल जाता, उसका साइज बड़ा हो जाता, ठीक है, इस तरीके से। अगला यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मतलब हाइपर मतलब कुछ ना कुछ क्या ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपर का देखें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहता है इफ़ यू प्लेस द सेल्स इन अ सॉल्यूशन, ठीक है, अगर हम लोग सेल को जो किसी, मान लीजिए यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, इसमें ब्लड सेल को यहाँ पे रख दिए, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो कि कंटेन करेगा मोर देन 0.9%, मतलब सोडियम क्लोराइड जो आपका नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन था वो 0.9% था, लेकिन जब हाइपर का यहाँ पे हम लोग बात किए तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो आपका 0.9% से बढ़ गया, ठीक है। और उसमें हम लोग जो है ब्लड सेल को रखें तो क्या होगा कि वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल्स, ठीक है, क्या होगा, वहाँ से जो सेल था उससे वाटर जो है क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसका मात्रा वहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जिस कारण से वो क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा, मतलब क्या सिकुड़ जाएगा। सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जो इस तरीके का सॉल्यूशन को दिखाएगा उसी को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ये चीज़ समझ में आ गया। आगे है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मतलब कम, यहाँ पे अब देख लीजिए कि इफ़ द साल्ट कंसंट्रेशन इज लेस, जो यहाँ पे नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन इसमें 0.9 था, इसमें यहाँ पे हाइपरटोनिक में थोड़ा सा बढ़ गया, और हाइपोटोनिक में क्या हो 0.9 से कम हो गया। वही लिखा गया कि इफ़ द साल्ट कंसंट्रेशन इज लेस देन इतना, तो वाटर विल फ्लो इनटू द सेल। तो अब यहाँ पे मान लीजिए इसमें वाटर में ये अगर सेल को हम लोग रखते हैं तो वाटर क्या होगा कि अब जो है सेल के अंदर जाने लगेगा। मतलब मान लीजिए ये हमारा पूरा का पूरा वाटर का चीज़ था, अब यहाँ पे हम लोग सेल इसको हम लोग रख दिए, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये वाटर जो है अब सेल के अंदर जाना स्टार्ट कर दिया, किसमें, हाइपोटोनिक में। लेकिन हाइपरटोनिक में हमारा क्या था कि मान लीजिए ये वाटर था और यहाँ पे हमारा सेल कुछ इस तरीके से था, ब्लड सेल जो भी था, तो इसमें जो है इसके अंदर जो फ्लूइड है वो आपका जो है बाहर आने लगता था, ठीक है, इस तरीके से बताया जा रहा है यहाँ पे। तो वही चीज़ है कि वाटर विल फ्लो इनटू द सेल एंड दे वुड स्वेल, सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो स्वेल हो जाता है मतलब फूल जाता है, ठीक है, उसके अंदर पानी चला जाएगा तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा, तो जिस कारण से उसको हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब मेन यहाँ पे कंसंट्रेशन पे सारा खेल देखने को मिल रहा है जो भी वहाँ पे उसका दिया गया है।
अगर यहाँ पे इक्विवेलेंट उसके 0.9% के आ जाता है, जो भी आपका सेलाइन सॉल्यूशन उसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। वहीं पे अगर बढ़ जाता है उसका कंसंट्रेशन तो हाइपरटोनिक आ जाएगा, वहीं पे और कम हो जाता है तो उसका क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे इस फिगर से आपको दिखाया जा रहा है। देखिए ये आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, देखिए इसका साइज कितना है, पूरा बढ़ गया ना एकदम, इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है अंदर जा चुका है। वहीं पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इधर देखिए किस तरीके से सिकुड़ गया है, और आइसोटोनिक में इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, जिस तरीके से था उसी तरीके से वहाँ पे पड़ा रहेगा। ना तो वाटर वहाँ पे जो भी उसका फ्लूइड है वो अंदर जाएगा और ना ही वहाँ से बाहर आएगा। तो ये जो आपका फिगर है वो बहुत कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इधर से इधर इसका क्या है, कंसंट्रेशन एक तरीके से डिक्रीज कर रहा है, वही चीज़ दिखाया गया। चलिए लास्ट अब यहाँ पे आज का जो है इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में वो एक टर्म है यहाँ पे रिवर्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो लगभग हम लोग का खत्म ही हो गया, 4 ही था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, वहीं तक था। अब इसी में एक अगर ऑस्मोसिस हम लोग देखें तो इसी का एक और टर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको हम लोग आरओ बोलते हैं। आरओ वही आरओ जो हम लोग यहाँ पे पानी पीने के लिए यूज करते हैं, वाटर प्यूरिफाइंग के लिए आरओ का यूज करते हैं कि नहीं, बहुत सारे लोगों का, किसके किसके घर में है ये चीज़ जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो उसी का यहाँ पे देखिए किस तरीके से आरओ फिल्टर किस तरीके से होता है, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया, जो कि किसके काम किस पे बेस होता है, वो हाँ रिवर्स ऑस्मोसिस पे बेस होता है, बेस्ड होता है, आधारित। वही चीज़ लिखा गया कि द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड। अब देखिए ऑस्मोसिस क्या होता है, सॉल्वेंट से आपका आगे की तरफ बढ़ रहा था, इस तरीके से मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ बढ़ रहा था। वही चीज़ बोला कि डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स, यदि अगर ऑस्मोसिस का जो डायरेक्शन है रिवर्स हो जाए, इफ़ अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, जो प्रेशर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से बहुत ज़्यादा लार्जर हो जाए, तब यहाँ पे क्या अप्लाइड करेगा सॉल्यूशन साइड में, तब आपसे क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस जो रिवर्स हो जाएगा। जो भी आपका सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ जा रहा था, अब सॉल्यूशन से क्या होगा, सॉल्वेंट की तरफ वो चीज़ हमारा बढ़ जाएगा। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब जो भी हमारा ऑस्मोसिस हो रहा था अगर उल्टा उसका रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा तो उसी को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। और ये कब होगा, जब उसमें हम लोग लार्जर ऑस्मोटिक प्रेशर को अप्लाई करेंगे तभी होगा। अब देख लीजिए आगे क्या लिखा गया है कि रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर, समुद्र का पानी थोड़ा खारा होता है, उसको अगर नॉर्मल वाटर की तरह अगर हम लोग यूज़ करना चाहें तो उसमें हम लोग आरओ का यूज़ करके, वैसे भी आप लोग देखेंगे आरओ में गंदा गंदा जो पानी होता है वो चीज़ हमारा शुद्ध करके वापस हम लोग को देता है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज करते हैं। तो वही बोला कि रिवर्स ऑस्मोसिस का जो हम लोग है डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में यहाँ पे हम लोग उपयोग कर सकते हैं, मतलब समुद्र का जो खारा पानी उसको हम लोग अच्छे तरीके से कम कर सकते हैं, पीने योग्य बना सकते हैं। इसमें यहाँ पे देख लीजिए एक आपका जो है फिगर आपका बनाया गया कुछ इस तरीके से, सीधा सिंपल है, इसको प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिखाया गया, एक तरीके का कंटेनर है, बीच में आपका SPM यहाँ पे दिखाया गया है, इधर आपका साल्ट वाटर है, ये आपका प्रेशर को दिखाया गया है जो कि ग्रेटर देन है ऑस्मोटिक प्रेशर। जितना ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उससे ज़्यादा वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा आपको लगाना पड़ेगा। इधर आप लोग पिस्टन लगाएं, इधर आपका प्रेशर जो इंक्रीज किया जा सकता है। तो अब इधर क्या है, ये जो हमारा साल्ट वाटर जब इधर हम लोग इसको हाई प्रेशर देंगे, मतलब इसके लिए क्या होता है ना कि कुछ टर्म यहाँ पे है, जैसे कि जो हमारा SPM है वो अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, जो कि एकदम इम्प्योरिटी को एकदम ना के बराबर उधर भेजे, मतलब इम्प्योरिटी वहाँ पे वो अगर भेज देगा फिर तो हमारा काम होगा नहीं। तो SPM का यहाँ जो रोल होता है वो बहुत ही बेहद होता है, ठीक है। मेजर काम देखिए यही कर रहा है, SPM अगर नहीं होता तो वो फिर वही काम हो जाता जो नॉर्मल वाटर नहीं बन पाता, ठीक है। तो वही है कि SPM यहाँ पे अच्छा सा होना चाहिए और ऑस्मोटिक प्रेशर अच्छा खासा यहाँ पे लगना चाहिए, जो कि उसको प्यूरिफाई करने में मदद करेगा। तो इधर आपका पिस्टन है, तो इसमें क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा आपको प्रेशर देना होगा। तो जब इधर हम लोग प्रेशर पूरा का पूरा अप्लाई करेंगे तो ये साल्ट वाटर जो है कन्वर्ट हमारा हो जाएगा फ्रेश वाटर में, जो कि SPM से होते हुए चलेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से आगे बढ़ेगा। और फिर हम लोग यहाँ पे इधर एक आउटलेट लगा देंगे वाटर का, ताकि वहाँ से हम लोग, जो कि देख सकते हैं नल बेसिकली जो हमारा यूज हो रहा है RO में, तो उससे हम लोग पानी पीने लगते हैं, ठीक है। तो बेसिक सा बात है, जो हमारा वाटर प्यूरीफायर वगैरह होता है AC के बेसिस पे यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस पे काम करता है, ठीक है। चलिए तो ये एक टर्म था। अब यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग देखें हैं, उसका डेरिवेशन भी देखें तो उस पर एक क्वेश्चन तो जरूर बनता है, ताकि हम लोग आसानी से ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन को कर लें। तो चलिए इसका यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर पे हमने लिया है, अच्छे तरीके से देख लीजिए। इसमें क्या पूछा गया कि 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेन इतना ग्राम ऑफ प्रोटीन, ठीक है। 200 सेंटीमीटर क्यूब एक्वस सॉल्यूशन है प्रोटीन का, जो कंटेन करता है इतना ग्राम ऑफ प्रोटीन।
द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन एट इतना केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर भी यहाँ पे हम लोगों को दिया है कितना केल्विन टेम्परेचर पे, 300 केल्विन टेम्परेचर पे वो दिया है कितना 2.57 इंटू 10⁻³ बार। कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ प्रोटीन, मतलब मोलर मास प्रोटीन का कैलकुलेट करना है। तो प्रोटीन एक तरीके से सॉल्यूट हुआ, तो वही चीज़ हम लोगों ने बताया था कि मोलर मास हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर में किसका कैलकुलेट होगा, सॉल्यूट का होगा। तो सॉल्यूट हमारा क्या है, प्रोटीन है। तो वही अपना सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लोग देखेंगे। तो गिवन हमारा दिया है कि पाई इक्वल टू इतना दिया है, पाई इक्वल टू 2.57 इंटू 10⁻³ बार दिया है यहाँ पे। वॉल्यूम हमारा 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, इसको अगर लीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.200 लीटर बोल सकते हैं या फिर 0.2 लीटर बोल सकते हैं। डब्ल्यू यहाँ पे दिया है देख सकते हैं 1.26 ग्राम, किसका यहाँ पे देख लीजिए 1.26 ग्राम, मतलब सॉल्यूट का यहाँ पे जो है मास दिया है आपका 1.26 ग्राम। आगे फिर आपका टेम्परेचर दिया है 0.300 केल्विन। अब जैसा कि यहाँ पे पाई का वैल्यू बार में लिया गया तो आर का भी वैल्यू हम लोग बार वाला लेंगे। इसका आप लोग जानते हैं लीटर एटीएम भी होता है, लीटर बार भी होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो जो आर का वैल्यू हम लोग लीटर बार वाला लेंगे, तो लीटर बार में जब भी हमारा वैल्यू है इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, वो होता है 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन, जो कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का बार में वैल्यू होता है। अब हम लोग को यहाँ पे एम सॉल्यूट कैलकुलेट करना है। आप चाहे तो एम के जगह पे यहाँ पे ब्रैकेट में नीचे सॉल्यूट लिख सकते हैं, एम सॉल्यूट बराबर वाट, या फिर एम प्रोटीन लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। प्रोटीन तो हमारा सॉल्यूट का ही काम करे। तो एम का वैल्यू अब हम लोग को निकालना है। हम लोग को पाई दिया है, भी दिया है, टी दिया है और आर दिया है। तो सारा चीज़ तो लगभग दे ही दिया है, तो अब यहाँ से हम लोग एम निकाल लेंगे। वही चीज़ देख लीजिए, सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। वी नो दैट एम इक्वल टू एम सॉल्यूट बराबर होता है डब्ल्यू इंटू आर इंटू टी और अपन में पाई भी। अब डब्ल्यू का भी वैल्यू हम लोग को दिया है, यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूट का 1.26 ग्राम, आर का वैल्यू इतना आ गया, टेम्परेचर 300 केल्विन, पाई का वैल्यू यहाँ पे दिया है, वॉल्यूम का यहाँ पे दिया है। यहाँ पे अगर देखें तो बार से बार हमारा कैंसिल हो जाएगा, लीटर से लीटर भी कैंसिल हो जाएगा। मोल पर केल्विन के नीचे यहाँ पे दिया है, पर केल्विन है ना, तो केल्विन से केल्विन कटेगा और ये हमारा जो है मोल अगर यहाँ पे नीचे में है तो ये ऊपर में चला जाएगा, तो पर मोल में आ जाएगा। और ओवरऑल यहाँ पे सारा लिखा गया है आंसर आपको। आप चाहे तो और भी स्टेप बढ़ा के इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है। तो इसका कुछ इस तरीके से आपका 61,022 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 61,022 यहाँ पे देख सकते हैं, 61,022 कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया है, ठीक है। ये चीज़ आप समझें, ग्राम पर मोल में ये हमारा आ गया। तो ये यहाँ पे न्यूमेरिकल था ऑस्मोटिक प्रेशर से। और ये चीज़ कहते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे हम लोगों ने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का जो चारों टर्म था उसको अच्छे तरीके से डिटेल वे में न्यूमेरिकल के साथ एक्सप्लेन किए हैं। तो आपको आई होप ये चीज़ अच्छा लगा। मेहनत भी इसमें बहुत ज़्यादा लगा, आप लोग देख ही सकते हैं, इतना सारा मटेरियल आप लोगों के लिए बनाए, तो जिस कारण से थोड़ा टाइम भी लग गया, ठीक है। तो अब हम लोग का यहाँ पे लास्ट लेक्चर एक और बचा है, उसको जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग जो है अच्छे तरीके से आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले लेक्चर कंप्लीट करते हैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन का। तो ये सीरीज़ भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख ही रहे होंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि और भी लोग यहाँ से हेल्प ले सके और उसका जो है बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छा हो सके। और भी आप लोग जो क्वेश्चन बैंक का सीरीज है उसको भी आप लोग बीच बीच में देखिएगा, ठीक है। उसमें क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं तो उससे आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का भी सारा यहाँ पे लगभग दिख ही रहा है, ठीक है। प्रीवियस जो भी 2023, 2022, 2024 ये सारा का सारा हुआ था वो सारा आपको मिल जाएगा, उसको भी आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरीके से आप लोगों का प्यार मिलता रहे और आप लोगों के साथ यहाँ पे और भी डिस्कशन बेसिकली कह सकते हैं, डिस्कस होता रहे, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को, आई होप ये चीज़ अच्छा लगा होगा, इस चीज़ को यहीं पर रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किए हैं तो, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बस ये सारा कुछ बात है। तो चलिए इस चीज़ को यहीं पर रखते हैं। यहाँ तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।